यशिका की आवाजें देने के बाद भी वो आदमी शुभम को दूसरी दिशा में लेकर चल रहा है। यशिका बहुत डर गई है और उसकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। उसने आगे चलते चलते एक बार पीछे मुड़कर देखा। यशिका को उम्मीद है कि पीछे मानव गाड़ी लेकर आ रहा होगा, लेकिन पीछे मानव की गाड़ी नहीं है। मानव को तो अपनी गाड़ी रिवर्स करनी पड़ गई थी क्योंकि आसपास की सब गाड़ियां हॉर्न बजाकर उसे बीच में से हटने के लिए बोल रही हैं। मानव के ना दिखने से यशिका और घबरा गई। घबराहट के कारण उसके हाथ पैर ढीले पड़ते जा रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके पैरों को किसी ने कसकर पकड़ लिया है। वो तेज भागना चाह रही है लेकिन पैर उसका साथ नहीं दे रहे। वो चीखना चाह रही है लेकिन कोई उसका गला दबा रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई। यशिका मन ही मन सोच रही है, बस कुछ भी हो जाए, मैं इस आदमी के पास पहुंच जाऊं। पता नहीं वो शुभम को लेकर कहां जा रहा है, कौन है ये सोचते सोचते यशिका उस आदमी के पीछे तेज कदमों से दौड़ ही रही है कि उसके पैर की चप्पल निकल गई। यशिका ने मुड़कर चप्पल उठाने की कोशिश की, लेकिन इस घबराहट में कि कहीं वो आदमी ना निकल जाए और सामने से आती कारें और गाड़ियों के कारण उसने दूसरी चप्पल भी वहीं छोड़ देना ठीक समझा और वो नंगे पैर आगे भागी। यशिका का गला सूख रहा है। यशिका की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने एक बार फिर से चीखकर उस आदमी को रोकने की कोशिश की। यशिका ने उस आदमी को आवाज लगाते हुए कहा, मैं कहती हूँ रुक जाओ, वहीं कहां लिए जा रहे हो मेरे बेटे को। अभी यशिका उस आदमी के पीछे भाग ही रही है कि अचानक वो आदमी सड़क के दूसरे किनारे जाकर रुक गया। यशिका ने देखा उस आदमी ने अभी भी शुभम को गोद में उठा रखा है और दूसरी तरफ खड़ा है। वो आदमी यशिका की तरफ ही देख रहा है। यशिका को उस आदमी की ये हरकत बड़ी अजीब सी लगी और यशिका सोच में पड़ गई, कौन हो सकता है ये? इसने अपने मुंह को कपड़े से क्यों ढक रखा है और अब भाग भी नहीं रहा। इतना सोचते ही यशिका ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। यशिका जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, उस आदमी ने खुद ही शुभम को यशिका की तरफ बढ़ा दिया। उस आदमी से यशिका ने शुभम को पकड़ा। तभी यशिका का हाथ उस आदमी के हाथ से टच हो गया, लेकिन यशिका को इस बात का एहसास नहीं हुआ। अपनी गोद में शुभम के आते ही यशिका ने शुभम को तेजी से सीने से लगाया, फिर उसका माथा और सिर सहलाते हुए बोली, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ऐसे कौन कार से निकलकर भागता है? तुमने ऐसा क्यों किया शुभम? शुभम ने यशिका की तरफ आंखों में आंसू लिए देखा और बोला, सॉरी, मैं उस टॉय वाले के पास गया था, मुझे वो टॉय अच्छा लगा। तभी यशिका को ध्यान आया कि उसने उस आदमी से थैंक्स नहीं बोला। जैसे ही उस आदमी को थैंक्स बोलने के लिए यशिका ने सिर उठाया तो वो आदमी जा चुका था। यशिका ने इधर उधर देखा तो वो आदमी नजर नहीं आया, वो जा चुका है। यशिका ने मन ही मन सोचा, कौन हो सकता है ये, और ये इस तरह से भागकर यहाँ सड़क के दूसरे किनारे क्यों खड़ा हुआ? चाहता तो वहां पर भी खड़ा होकर मुझे शुभम को गोद में दे सकता था। फिर अपनी ही सोच पर अफसोस करते हुए बोली, हो सकता है वहां रुकना सेफ नहीं लगा हो, गाड़ियों की स्पीड भी काफी है, इसलिए वो आदमी शुभम को लेकर सड़क के इस किनारे आ गया हो। अभी यशिका ये सब सोच ही रही थी कि मानव कार घुमाकर वहां पहुंच गया और मानव ने यशिका को आवाज लगाकर कहा, गेट इन फास्ट। और यशिका और शुभम कार में बैठ गए। यशिका ने मानव की तरफ देखकर कहा, मानव, वो आदमी जो शुभम को गोद में लेकर भागा, उसने असल में शुभम को चलती कारों से बचाया है। मैं तो एक बार को उसे गलत ही समझ बैठी, पर मानव, मैं उसे थैंक्स नहीं कह पाई। मानव ने यशिका की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी मानव शुभम से बहुत नाराज है। उसने शुभम की तरफ देखते हुए कहा, आज जो शुभम ने किया है वो बहुत गलत है और शुभम को इस बात पर पनिशमेंट मिलेगी। मानव के मुंह से पनिशमेंट की बात सुनते ही यशिका परेशान हो गई और उसने मानव से कहा, बच्चा है, समझ जाएगा। लेकिन मानव ने गुस्से में यशिका की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस बीच में मत बोलो, जब तक एहसास नहीं होगा गलती का तो सीखेगा भी नहीं। मानव की बात सुनकर शुभम सुस्त हो गया, लेकिन मानव ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अब एक हफ्ते तक शुभम कहीं नहीं जाएगा, टीवी नहीं देखेगा, अपने रूम से बाहर नहीं आएगा, यही इसकी सजा है। मानव की पनिशमेंट सुनकर शुभम का मुंह उतर गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यशिका ने मानव की तरफ देखकर धीरे से कहा, मानव, उसे भी अपनी गलती का एहसास है, उसने अभी मुझे सॉरी बोला। लेकिन मानव ने यशिका की तरफ देखते हुए कहा, जब तक ये जिम्मेदारी नहीं उठाएगा उसे कुछ बात समझ नहीं आ सकती। यशिका यशिका मानव से कुछ कहती उससे पहले ही यशिका के मोबाइल में मैसेज ब्लिंक हुआ। यशिका ने मैसेज पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा है, तुमने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला, पर तुम्हारे टच ने मुझे अपने पुराने दिन की याद दिला दी। ये मैसेज पढ़ते ही यशिका परेशान हो गई और सोचने लगी, ये किस टच की बात कर रहा है। यशिका ने दिमाग पर जोर दिया तो उसे ध्यान आया कि शुभम को उस आदमी से लेते वक्त यशिका का हाथ उस आदमी के हाथ से हल्का सा टच हुआ था। ये सोचते हुए यशिका ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर यशिका दिमाग पर जोर देने लगी, वो कौन हो सकता है। पर अगले ही क्षण यशिका ने अपने आप को संभाला। उसे ध्यान आया कि कार में इस समय बुआ और बच्चे सभी लोग मौजूद हैं। वो कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती, इसलिए यशिका ने मोबाइल वापस पर्स में रख दिया और चुप होकर सोचने लगी। एक तरफ यशिका परेशान उस अजनबी के बारे में सोच रही है तो दूसरी तरफ मानव सब लोगों को घर ड्रॉप कर ऑफिस आ गया है। ऑफिस में पहुंचकर मानव ने अपने केबिन में जाकर पियून को बुलाया और कहा, जाओ जरा हर्ष को भेज दो। पियून ने कहा, सर लेकिन हर्ष अभी ऑफिस में नहीं आए हैं, लेकिन गोदाम का वॉचमैन आपसे बात करना चाहता है। मानव ने चपरासी की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है, उसे भेज दो। चपरासी ने बाहर वॉचमैन से जाकर कहा, जाओ साहब बुला रहे हैं। वॉचमैन मानव के रूम में आया और मानव से नमस्ते करते हुए कहा, सर मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। मानव ने वॉचमैन की तरफ ध्यान से देखा और कहा, हाँ बोलो। वॉचमैन ने डरते हुए मानव की तरफ देखकर कहा, सर आजकल गोदाम की एक्टिविटीज पर मुझे शक है। दरअसल गोदाम से बहुत ज्यादा ट्रक जा रहे हैं आजकल। यही नहीं, गोदाम के अंदर भी बस कुछ ही लोगों को जाने की परमिशन है, सब नहीं जा सकते। पुराना स्टाफ तो बिल्कुल नहीं अंदर जा सकता, 2-4 नए लोग हैं वही अंदर जाते हैं। यहाँ तक कि पहले के जैसे मैं भी अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने आपको बतानी चाहिए। लेकिन मानव ने वॉचमैन की बात ध्यान से नहीं सुनी, उसका ध्यान किसी और बात पर है। उसने वॉचमैन से कहा, ठीक है आप जाइए, मैं पता करता हूँ। जैसे ही जाने के लिए वॉचमैन मुड़ा, मानव ने कहा, और सुनिए हर्ष आ जाए तो भेज दीजिएगा। मानव की बात का जवाब देते हुए वॉचमैन ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, और वहां से चला गया।
एक तरफ मानव ऑफिस में किसी बात को लेकर गंभीर है तो दूसरी तरफ वानी हर्ष की बताई हुई जगह पर पहुंची। वानी ने होटल के बाहर पहुंचकर हर्ष को कॉल की। कहाँ हो हर्ष? मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, तुम दिखाई नहीं दे रहे? क्या कोई सीट बुक कराई है? हर्ष ने कहा, टेबल किस, और इतना बोलकर कॉल कट कर दी। वानी को बड़ा अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा, कितना अजीब लड़का है, ना कोई हलो ना हाय, इतना ठंडा सा जवाब। ये सोचते हुए वानी ने जैसे ही होटल के अंदर एंटर किया हैरान रह गई, क्योंकि होटल के पूरे हॉल को फूलों से डेकोरेट किया हुआ था और उसमें सारी टेबल पर मोमबत्तियों की हल्की हल्की रोशनी अपनी लाइट बिखेर रही है। पूरा हॉल बहुत सुंदर लग रहा है और उस हॉल में बैठे हर्ष और वानी के अलावा वहाँ और कोई नहीं है। ये देखते ही वानी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि चेहरे पर घबराहट और संकोच साफ दिखाई दे रहा है, फिर भी वानी ने हैरानी के साथ हर्ष की तरफ देखा और हर्ष से पूछा, ये सब तुमने करवाया है? हर्ष मुस्कुराया और हाँ में गर्दन हिलाई। हर्ष के हामी भरते ही वानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वानी ने खुश होकर चारों तरफ नजर दौड़ाई और एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखकर खुश होते हुए बोली, ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, व्हाट अ लवली सरप्राइज, यू आर अमेजिंग। इतना बोलते हुए खुशी के मारे वानी ने आंखें बंद कर ली। फिर कुछ सेकंड्स बाद आंखें खोली और सामने हर्ष नहीं है। ये देखकर वो चौंकी। हर्ष को ढूंढने के लिए जैसे ही वानी ने मुड़ने की कोशिश की तो देखा हर्ष उसके सामने बैठा है और उसके हाथ में एक गुलाब का फूल है। वानी के लिए ये सच में बहुत फिल्मी था, जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। वानी ने ध्यान से देखा, उस गुलाब की कली में एक अंगूठी दिखाई दी। वानी ने आश्चर्य के साथ हर्ष की तरफ देखा। हर्ष ने बड़े ही अदा के साथ वानी को प्रपोज करते हुए कहा, विल यू मैरी मी? वानी इतनी शॉक्ड है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। वानी ने शर्माते हुए हर्ष से कहा, प्लीज गेट अप। हर्ष ने वानी की तरफ देखते हुए कहा, पहले मेरी इस बात का जवाब दो वानी, हाँ या ना, विल यू मैरी मी और नॉट? वानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा हाँ, अब उठ तो जाओ। वानी का जवाब सुनते ही हर्ष बहुत खुश हो गया और उसने वानी को बोला, पिंच मी, विश्वास नहीं हो रहा। वानी को शैतानी सूझी और उसने जोर से हर्ष की चुटकी काटी। हर्ष जोर से चिल्लाया, ओके ओके, और फिर दोनों हंसने लगे। एक तरफ वानी ने हर्ष का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो दूसरी तरफ घर पर यशिका अपने रूम में बैठी है। यशिका ने सोचा, मुझे जल्द से जल्द स्टॉकर का पता लगाना होगा। एल्बम निकाल कर देखती हूँ कौन है ये, शायद कोई सुराग मिले। यशिका ने स्टॉकर के बारे में सोचते हुए पुरानी फोटो की एल्बम्स निकाली और एल्बम के पन्ने पलटने शुरू किए। तभी उसे अपने कॉलेज का ग्रुप फोटो दिखा, जिसमें यशिका, उसकी दो फ्रेंड्स और कुछ लड़के खड़े हुए हैं। यशिका ने मन ही मन कहा, कितना अलग था ये कॉलेज का समय, ना कोई चिंता ना कोई डर, बस मस्ती ही मस्ती। हाँ यार, ये तो कितना मजा किया करता था। हम सारे फ्रेंड्स सारे दिन इसके जोक सुन सुनकर अपने पेट को पकड़े बैठे रहते थे। इतना सोचते हुए यशिका के होंठों पर स्माइल की लहर दौड़ी। फिर उसने दूसरा पन्ना पलटा। इस पेज पर यशिका के कॉलेज के कुछ लड़के दोस्तों की फोटोज थी। यशिका ने एक डायरी पर उनमें से एक लड़के का नाम नोट किया और उसकी फोटो के चारों ओर गोल घेरा बनाया। फिर खुद से कहा, ये लड़का मेरे शक के घेरे में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी हिम्मत है कि मुझे आज के समय में तंग करे। ऐसे करते हुए यशिका ने 2-3 लड़कों के नाम नोट किए और उनकी फोटो के चारों तरफ गोल घेरा पहचान के लिए बनाया। फिर यशिका ने दूसरी एल्बम उठाई। अभी यशिका ने पहला पेज ही पलटा था कि उसमें उसे सौमिल की फोटो दिखाई दी। सौमिल उसका क्लासमेट था। यशिका सोचने लगी, कॉलेज के समय में सौमिल ने कितनी बार मुझे प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैंने उसे मना कर दिया। एक दिन तो हद ही हो गई थी जब कॉलेज के इवेंट में उसने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। सौमिल की इस हरकत से क्लास में 2 ग्रुप बन गए, एक वो जो मेरी तरफ से और बाकी जो सौमिल की तरफ थे। हारकर सौमिल को मुझे सॉरी कहना पड़ा। उस समय मैंने उसे माफ कर दिया और फिर वो हमारे दोस्तों की लिस्ट में शामिल हो गया, लेकिन वो मेरे साथ इस तरह का मजाक करेगा मुझे नहीं लगता। सौमिल के बारे में सोचते हुए यशिका ने उसकी फोटो पर भी एक घेरा बनाया। यशिका ने अपने कमरे में पुरानी फोटो एल्बम्स में लड़कों की तस्वीरों पर एक गोल घेरा बनाया। उनके नाम और नंबर सब डायरी में नोट कर रही है। कभी किसी के बारे में सोचते हुए यशिका के चेहरे पर मुस्कान आ रही है तो कभी माथे पर बल पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिस पर वो पूरी तरह से शक कर सके। यशिका सुस्त होकर बैठ गई। अभी तक उसकी पहचान में से कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है नहीं पता लगा। अभी यशिका ने डायरी में उन सारे नामों को देखा जो उसने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। फिर यशिका ने उनमें से एक एक करके नाम काटना शुरू किया। नाम काटते काटते यशिका एक नाम पर रुक गई और उसे कॉलेज के समय की कुछ बातें याद आई। यशिका का पेन वहीं रुक गया। उसने फौरन उस फोटो पर और उस नंबर पर गोल घेरा बनाया और उसका नाम और फोन नंबर नोट किया। यशिका अपने कमरे में बैठे हुए पुराने एल्बम्स में से कॉलेज के समय के उन लड़कों के नाम और नंबर नोट कर रही है जिन पर उसको शक है। ऐसी एक लंबी लिस्ट तैयार होने के बाद यशिका ने लिस्ट को छांटना शुरू किया कि किस पर सबसे ज्यादा शक किया जा सकता है। 10-15 नामों में से एक नाम पर यशिका की निगाह गई। यशिका ने उसका फोन नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नंबर हाथ में नहीं आया। हारकर यशिका ने अपने कॉलेज के दोस्तों को कॉल करनी शुरू की। यशिका ने अपने कॉलेज के समय की पुरानी सहेली अर्पणा को कॉल करके पूछा, हाय यशिका दिस साइड। यशिका की आवाज सुनते ही उसकी कॉलेज की फ्रेंड यशिका की आवाज सुनकर खुश हो गई और उसने यशिका से कहा, ओह हाय, व्हाट अ लवली सरप्राइज, हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यशिका भी काफी समय बाद अपनी सहेली से बात कर रही है। किसी समय ये यशिका की खास सहेलियों में से एक थी। यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, या गुड, व्हाट अबाउट यू, एक्चुअली आई नीड अ फेवर। यशिका की सहेली अर्पणा ने कहा, हाँ हाँ बताओ यशिका, एनी टाइम। यशिका ने अपनी सहेली से कहा, मुझे एक नंबर और एड्रेस चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे पास होगा। यशिका की सहेली ने यशिका की बात सुनकर कहा, हाँ यशिका बताओ किसका नंबर चाहिए, मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें जरूर दूंगी। यशिका ने हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल अर्पणा, मुझे किसी बहुत जरूरी काम से रोहन का नंबर चाहिए। रोहन का नाम सुनते ही अर्पणा चौंकी। उसने यशिका से पूछा, सब खैरियत तो है ना? यशिका ने कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, इसलिए बात को घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, और मेरे हस्बैंड को कुछ काम था।
अर्पणा ने यशिका से कहा, 1 मिनट वेट करो, मैं बताती हूँ। और फिर उसने अपनी डायरी में रोहन का नंबर सर्च किया और यशिका को नोट करवाया। नंबर मिलने के बाद यशिका ने अपनी सहेली को थैंक्स कहकर कॉल कट कर दी और फिर यशिका ने रोहन का नंबर ट्राई किया। जैसे ही कॉल मिली तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ जी कौन? शायद घर की कोई बुजुर्ग बोल रही थी। यशिका ने कहा, जी मुझे रोहन से बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज आई, रोहन तो नहीं है, आप कौन बोल रही है? यशिका ने कहा, मैं उसकी कॉलेज फ्रेंड यशिका बोल रही हूँ। यशिका की बात का जवाब देते हुए दूसरी तरफ से आवाज आई, आप कब से रोहन के कांटेक्ट में नहीं हो बेटा? यशिका ये बात सुनकर हैरान रह गई। उसने अटकते हुए कहा, जी काफी समय हो गया। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या बात है? भरी आवाज में यशिका की बात का जवाब देते हुए कहा, रोहन तो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका है। इतना सुनते ही यशिका हैरान रह गई। यशिका ने कहा, सॉरी मुझे मालूम नहीं था, और कॉल कट कर दी। अभी यशिका रोहन के बारे में सोच ही रही थी कि इसी बीच वहां मानव आ गया। मानव ने देखा पूरे कमरे में सब तरफ पुरानी फोटोज और एल्बम बिखरे हुए हैं। मानव हैरान होकर ये सब देख ही रहा था कि यशिका ने मानव से कहा, असल में मानव, मैं पुरानी फोटोज में से उन लोगों की फोटोज ढूंढ रही थी जिन पर शक किया जा सकता है। मैं सोच रही थी कि ये किसका काम है, इसलिए मैंने ये सब पुराने लोगों के नंबर्स और फोटोज मार्क किए हैं। और देखो ना, मुझे इस आदमी पर शक था। इसने एक समय में मुझे बहुत तंग किया था, इसलिए मेरा शक इस आदमी पर गया। और पता है तुम्हें मानव, मेरी सोच गलत निकली। ये बेचारा तो एक्सीडेंट में मर चुका है। मानव ने सारी फोटोज, डायरीज और एल्बम सब साइड किए और यशिका की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, हम आज से ऑफिशियली पति पत्नी बन गए हैं। यशिका मानव का इरादा समझते हुए थोड़ा झेपी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तो? मानव ने शरारत भरी आंखों के साथ कहा, और ये बोलते हुए मानव यशिका के और करीब खिसका। फिर यशिका को बाहों में भरते हुए बोला, तुम हो कि किसी और के बारे में सोच रही हो? यशिका मानव की बात सुनकर पहले थोड़ा घबराई, फिर मानव की बात को समझकर शर्माते हुए बोली, मानव। यशिका की तरफ देखते हुए मानव मुस्कुराया और फिर उसने यशिका के चेहरे को अपनी हथेलियों में ले लिया। फिर धीरे से यशिका के होंठों पर एक किस किया। मानव का टच पाते ही यशिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। यशिका घबराकर थोड़ा दूर को चिपकी, लेकिन मानव ने पीछे से यशिका के बालों को हटाते हुए गर्दन पर किस की। यशिका के बाल यशिका के चेहरे पर बिखर गए। मानव ने अपने हाथों से यशिका के बालों को समेटा और यशिका को अपने और करीब खींचा। यशिका की सांसें जल्दी जल्दी चलने लगी। फिर यशिका शर्मा कर मानव से चिपक गई। अब दोनों की सांसें तेज चल रही हैं। मानव ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन खिड़की से आती बाहर की रोशनी में यशिका का चेहरा साफ दिख रहा है। उसके चेहरे पर शर्म है, वो अपनी उंगलियों को चटका रही है। मानव ने यशिका को अपनी बाहों में भर लिया। ये पहली बार नहीं था जब यशिका मानव के इतना करीब थी, पर फिर भी आज एक अलग कशिश थी। मानव ने करीब आते ही यशिका को चूमना शुरू कर दिया। यशिका ने भी शर्माते हुए मानव के माथे को चूमा। फूल की बेल की तरह यशिका मानव के जिस्म से लिपट गई और मानव ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए धीरे से यशिका के गले में पड़े स्टोल को हटा दिया और यशिका की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। इधर यशिका भी अब प्यार के सैलाब में बह चली थी। उसने भी मानव के शर्ट के बटन को खोलते हुए उसके सीने पर धीमे धीमे किस करना शुरू कर दिया और अगले ही पल दोनों ने एक दूसरे को कपड़ों के बंधन से आजाद कर दिया और उनके जिस्म एक दूसरे में समा गए। दोनों बिस्तर पर लेटे हैं। यशिका ने मानव के कंधे पर से रखा हुआ है। यशिका मानव से बोली, बस मानव, ये वाली प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ यशिका और मानव अपने रूम में लेटे हैं तो दूसरी तरफ वानी अभी भी हर्ष के साथ समय बिता रही है। रात हो चुकी है। वानी को हर्ष का साथ अच्छा लग रहा है। वानी ने हर्ष से मजाकिया अंदाज में कहा, तुम अब तक कहाँ थे? पहले क्यों नहीं मिले? हर्ष वानी की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, शायद पहले मिलता तो तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं करती। वानी ने कहा, ये तो है। वैसे हर्ष, शादी के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं? हर्ष ने वानी की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ तुम कहो। वैसे मैंने तो सोचा है कि तुम्हें स्विट्जरलैंड लेके जाऊं। स्विट्जरलैंड का नाम सुनते हुए वानी बहुत खुश हो गई और चहकते हुए हर्ष से बोली, सच में? हर्ष ने हंसते हुए कहा, और क्या, वरना तुम बताओ कहाँ चलना है? इटली? वानी हंसी, फिर बोली, नहीं नहीं, कहीं भी। अभी हर्ष और वानी आगे की प्लानिंग कर ही रहे थे कि तभी वानी की माँ का कॉल आ गया। उन्होंने वानी से कहा, कहाँ हो तुम? इतनी रात हो गई है। वानी ने अपनी माँ को जवाब देते हुए कहा, कहीं नहीं, किसी काम में फंस गई थी, आ रही हूँ थोड़ी देर में। और ये कहते हुए वानी ने कॉल कट कर दी। उसके बाद उसने हर्ष की तरफ देखा और कहा, हर्ष, अब मुझे जाना होगा। हर्ष ने वानी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मन तो नहीं भरा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जल्दी ही हम रात दिन साथ रहने वाले हैं। चलो, बहुत रात हो गई है, तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वानी ने भी हर्ष की तरफ देखते हुए कहा, ओके, इस बहाने तुम्हारा थोड़ी सी देर और साथ मिल जाएगा। हर्ष पार्किंग से अपनी कार निकाल कर लाया और वानी को बैठने के लिए कहा। कार में बैठते ही वानी की तरफ देखा और फिर अपने हाथ में उसका हाथ लिया और बोला, थैंक यू वानी, मेरी लाइफ में आने के लिए। वानी ने हर्ष की बात का जवाब शर्माते हुए दिया और कहा, थैंक्स टू यू टू हर्ष। फिर हर्ष वानी को ड्रॉप करने चला गया। घर के बाहर पहुंचकर जैसे ही कार से वानी उतरी, हर्ष ने उसे आवाज लगाकर रोका और कहा, 1 मिनट वानी। वानी ने हैरानी के साथ हर्ष की तरफ देखा। हर्ष वानी के करीब गया और धीरे से उसके गाल पर किस की। वानी शर्मा गई और उसने शर्माकर इधर उधर देखा, लेकिन अपने फ्लैट की बालकनी से वानी की माँ ने ये सब देख लिया। एक तरफ वानी अपने घर की तरफ मुड़ गई तो दूसरी तरफ हर्ष ने कार बैक कर ली। जैसे ही वानी घर में घुसी, उसने देखा माँ दरवाजे पर खड़ी उसे घूर रही है। वानी ने अपनी माँ की नजर से नजर नहीं मिलाई, उनको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वानी से माँ ने पूछा, ये सब क्या है वानी? वानी ने अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखा और बोली, बताया तो था, कुछ काम है। वानी की माँ वानी से नाराजगी के साथ बोली, हाँ देखा मैंने वो। अब यशिका की तरह तुमने भी हमारी इज्जत नीलाम करनी शुरू कर दी है।
वो भी भरे बाजार में। कौन है ये लड़का? वानी पहले सकपकाई, फिर कुछ संभलते हुए बोली, ओ ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। वानी की माँ ने गुस्से में कहा, कॉलेज फ्रेंड के साथ इतनी देर रात तक कौन रुकता है वानी? सच सच बताओ क्या चल रहा है? वानी अपनी माँ के सवाल जवाब से थोड़ा चिढ़ गई और बोली, जब शांति से सब सुनो तो मैं आपको कुछ बताऊं, जब देखो तब आपके मुंह पर गुस्सा ही रहता है। वानी की माँ अपनी बेटी की इस बात से और अधिक नाराज हो गई और उन्होंने गुस्से में वानी से कहा, सड़क चलते किसी से भी दोस्ती कर लोगी? वानी को भी अब तक गुस्सा आ गया था, फिर भी उसने अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करते हुए अपनी माँ को समझाना चाहा और कहा, प्लीज माँ, सड़क चलता नहीं दोस्त है मेरा और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करता है। आज अगर मानव के दिन बदले हैं ना तो वो भी इसी की वजह से, और हम लोग आपस में फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वानी की बात सुनते ही वानी की माँ ने मुंह बनाया और माथे पर बल डालते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मानव की कंपनी का एम्प्लॉय है वो, तुम ये डिसीजन कैसे ले सकती हो वानी? वानी ने अपनी माँ से कहा, मैंने ऐसा कौन सा गलत डिसीजन ले लिया जो आप ये सब बातें बोल रही हैं? ये मेरी लाइफ है तो उसका डिसीजन भी मेरा ही होगा। मुझे हर्ष पसंद है और मैं उसके साथ खुश हूँ। मुझे हर्ष वो सारी खुशियां दे सकता है जो मैं चाहती हूँ। वानी की माँ की आवाज तेज हो गई और उन्होंने वानी से कहा, आज जो हम तुम्हारे लिए सोच रहे थे, एक अच्छा घर, बड़ा बिजनेसमैन जिसके घर में रुपए पैसे की कोई कमी ना हो, उसका कुछ नहीं। फिर तुम में और यशिका में क्या फर्क रह गया? वानी ने अपनी माँ की बात सुनकर एक लंबी सांस ली, माथे पर हाथ रखा और गुस्से में कहा, ऐसा है, आपको समझाना बहुत ही मुश्किल है। आपको मेरी खुशी से खुश होना चाहिए, ना कि सब फालतू की बातों में मेरी जिंदगी खराब करके। फिलहाल मैं अपने निर्णय से खुश हूँ, मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है। आपको जो सोचना है आप सोच सकती हैं। और इतना बोलकर वानी अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचा और रुकी और बोली, मुझे अपने निर्णय पर किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं। एक तरफ वानी और उसकी माँ में हर्ष को लेकर बहस चल रही है तो दूसरी तरफ शिखा दादाजी की तबीयत को लेकर परेशान है। डॉक्टर दादाजी का चेकअप कर रहे हैं। एक नहीं पूरे 4 डॉक्टर्स की टीम है। चेकअप करने के बाद उनमें से एक डॉक्टर ने शिखा से कहा, शिखा जी देखिए, हम आपको किसी भी गलतफहमी में नहीं रखना चाहते, आप ज्यादा उम्मीदें मत पालिएगा। दादाजी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर की बात सुनते ही शिखा घबरा गई। शिखा ने रुमाल से अपने पसीने पहुंचते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? डॉक्टर ने अपने माथे पर बल डालते हुए शिखा से कहा, डे बाय डे दादाजी की इम्यूनिटी कम होती जा रही है, इसलिए हमें डाउट है कि दादाजी ठीक हो पाएंगे या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें एक और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। डॉक्टर की बात पूरी होने से पहले ही शिखा ने बीच में कहा, तो डॉक्टर साहब आप फॉरेन ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने ध्यान से शिखा की तरफ देखा और गंभीर होते हुए कहा, हैव सम पेशेंस मिस शिखा, लेट मी एक्सप्लेन। शिखा ने अपने होठों को दबाया और डॉक्टर से बोली, यस यस श्योर, सॉरी आप कहिए। डॉक्टर ने शिखा की बात सुनकर हामी में सिर हिलाते हुए कहा, देखिए ऐसा है, जो हम ये नया इलाज शुरू करना चाहते हैं उसमें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप जल्द से जल्द उस ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा करा दें ताकि समय से इलाज शुरू हो सके। और ये कहकर डॉक्टर चले गए, लेकिन शिखा सोच में पड़ गई। परेशान होकर इधर उधर देखा, फिर मोबाइल पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक की और फिर सर पकड़कर बैठ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने खुद से कहा, मुझे मानव और यशिका को बताना चाहिए, लेकिन मैं मानव और यशिका को अभी इस समय फोन करूं या नहीं? उनकी तो बाहर रात हो गई होगी, क्या इस समय उन लोगों को कॉल करना ठीक होगा? ये सोचते हुए शिखा सन्नाटे में चली गई। कुछ देर बाद अपने आप से बोली, मुझे मानव और यशिका को बताना तो पड़ेगा ही। क्या वानी की माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी? क्या होगा जब शिखा मानव को दादाजी की तबीयत का बताएगी? शिखा हॉस्पिटल में परेशान है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो मानव या यशिका को दादाजी की तबीयत के बारे में कैसे बताए। उसके मन में असमंजस है कि कुछ भी बताना, उन्हें परेशान करना शायद सही नहीं होगा। फाइनली शिखा ने डिसाइड किया कि वो यशिका को कॉल करेगी और उसने पास की टेबल पर रखे हुए मोबाइल को उठाया, फिर यशिका को कॉल मिलाई। यशिका के मोबाइल की घंटी बजी तो यशिका चौंक गई। उसने घबराकर मानव की तरफ देखा, फिर सोचा, कहीं फिर से ये उस अजनबी का कॉल तो नहीं? क्या चाहता है वो मुझसे? ये सोचकर यशिका के माथे पर बल पड़ गए और डर के कारण उसका गला सूखने लगा। मानव ने यशिका की घबराहट समझते हुए यशिका के कंधे पर थपथपाया और यशिका से इशारे से कॉल पिक करने के लिए कहा। डरते हुए यशिका ने साइड टेबल से मोबाइल उठाया, फिर मानव से बोली, ये तो शिखा की कॉल है। और ये कहते हुए यशिका ने कॉल रिसीव की। यशिका की आवाज सुनकर शिखा ने कहा, कैसी हो यशिका, काफी दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी। शिखा की बात का जवाब देते हुए यशिका ने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं भी तुमसे बात करने की सोच रही थी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज के नाम से शिखा चौंकी और उसने कहा, क्या है ये गुड न्यूज, बताओ मुझे। यशिका ने शिखा को खुश होते हुए बताया, आज मेरी और मानव की कोर्ट मैरिज हो गई है, अब हम ऑफिशियली पति पत्नी बन गए हैं। शिखा यशिका की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी न्यूज सुनाई है तुमने यशिका, मुबारक हो। मानव कैसा है और उसके कोर्ट केस का क्या हुआ? शिखा की बात का जवाब देते हुए यशिका ने कहा, मानव ठीक है शिखा, अब हमारी बहुत सी परेशानियां सॉल्व हो गई हैं। शिखा को यशिका की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने हैरान होते हुए कहा, सच? ये तो बड़ी अच्छी न्यूज है, कैसे हुआ ये सब और कब हुआ? यशिका ने कहा, बस समझ लो किस्मत ने साथ दिया। मानव को एक इन्वेस्टर मिल गया था और मानव उस वजह से अपना बिजनेस शुरू कर पाया। बाकी बातें तो जब तुम मिलोगी तब तुम्हें पता चल ही जाएंगी। शिखा यशिका की बात से सोच में पड़ गई, फिर उसे कुछ याद आया और उसने एकदम से कहा, और बच्चे स्कूल जाने लगे? यशिका ने एक लंबी सांस ली, फिर शिखा की बात का जवाब देते हुए कहा, बस बच्चों को स्कूल में वापस भेजना बाकी है, कल जाऊंगी बात करने, अभी तक मैरिज होने का इंतजार था। यशिका की बात पर शिखा ने कहा, ओ अच्छा। फिर शिखा को कोई बात याद आई और उसने कहा, यशिका एक बात बहुत दिनों से दिमाग में थी, उस दिन तुम कोर्ट भी नहीं आई और तुमने मानव को भी नहीं बताया तुम कहाँ थी। यशिका ने शिखा की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ एक यही तो परेशानी बची है जो सुलझ नहीं रही। शिखा ने तपाक से पूछा, क्या मतलब? यशिका ने शिखा की बात पर परेशान होते हुए बताया, असल में शिखा मैंने पहले किसी को नहीं बताया था। एक आदमी बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है और मैं परेशान होकर उसकी तलाश में एक इन्वेस्टिगेटर से मिलने गई थी। जब मैंने सोचा था कि मैं अपने लेवल पर ये सब परेशानी सॉल्व कर लूंगी। शिखा यशिका की बात पर बोली, तो अब क्या हुआ?
यशिका ने जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, वो आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज है। वो आदमी मेरे हाथ से निकल गया और मैं उसके बारे में पता नहीं कर पाई। अब मानव को सब कुछ पता है, अब वही करेगा जो करना है। शिखा यशिका की बात सुनकर परेशान हो गई और उसने यशिका से कहा, ये तो बहुत परेशानी वाली बात है, तुम संभल कर रहना, पता नहीं कौन है, कहीं और ज्यादा परेशानी ना खड़ी हो जाए। यशिका ने शिखा को शांत करते हुए कहा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मानव लगा हुआ है इसके पीछे। कुछ सेकंड्स दोनों चुप रही, फिर यशिका ने इस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, शिखा दादाजी कैसे हैं, इलाज से कुछ फर्क पड़ा? शिखा ने परेशान होते हुए जवाब दिया, नहीं अभी तक कोई नहीं, मैंने इसलिए ही तो तुम्हें कॉल किया था। दादाजी का कल से नया इलाज शुरू हो रहा है, अभी उनकी हालत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने कहा है अब उनके इलाज के लिए 15 लाख रुपए तक लगेंगे। यशिका ने शिखा से कहा, 1 मिनट रुको, मैं मानव से पूछकर बताती हूँ। फिर यशिका ने मानव से कहा, शिखा को 15 लाख रुपए की जरूरत है दादाजी के नए इलाज के लिए। मानव ने यशिका की बात का जवाब देते हुए कहा, कल अकाउंट में 15 लाख ट्रांसफर कर दूंगा। मानव की बात पर शिखा ने कहा, ठीक है अब मैं रखती हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। यशिका ने शिखा से कहा, दादाजी की तबीयत का अपडेट देती रहना, और फिर कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद दोनों यशिका और मानव सो गए। कहते हैं यूं तो सुबह का सूरज अपने साथ नई उम्मीदें नई आशाएं लेकर आता है, लेकिन शायद मानव और यशिका की जिंदगी में ये बात फिट नहीं बैठती। अगले दिन मानव और यशिका बुआ जी और आर्यन के साथ नाश्ता कर रहे थे। आर्यन बहुत चुप और सुस्त बैठा हुआ था। मानव ने आर्यन को चुप देखकर कहा, क्या हो गया, आज इतने चुप चुप क्यों हो? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। बुआ जी ने मानव से कहा, मेरे हिसाब से बच्चों पर इतनी भी सख्ती ठीक नहीं, कम से कम शुभम को नाश्ता तो करने दो साथ में। मानव ने बुआ जी की तरफ देखा और कहा, नहीं ये सख्ती जरूरी है, आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा है उसने कल क्या किया था, उसने जो भी किया वो गलत था, उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए इस बार तो उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। फिर मानव ने नाश्ता खत्म किया और वहां से चला गया। एक तरफ जहां मानव ऑफिस के लिए निकल चुका था तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन शुभम के पास गया और शुभम से बोला, आप नाश्ता कर लो। शुभम ने मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं करना नाश्ता। आर्यन बोला, अगर आप नाश्ता नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। शुभम ने आर्यन की बात पर कहा, अभी मेरा मन नहीं है। तभी शुभम के रूम में यशिका ब्रेकफास्ट लेकर आ गई और शुभम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, देखो बेटा गुस्सा नहीं करते, कल आपने बहुत बड़ी गलती की, तभी पापा को गुस्सा आया, आप शाम को सॉरी बोल देना, उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा और प्रॉमिस करो आप कभी भी सिग्नल लाइट पर इस तरह से जंप नहीं करोगे। अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती, कुछ हो जाता तो पता है कितना दर्द होता, और अगर वो आदमी सही नहीं होता। इतना कहते कहते यशिका चुप हो गई और फिर बात को संभालते हुए कहा, चलो अब जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हमें आज स्कूल जाना है। स्कूल का नाम सुनते ही दोनों बच्चे खुश हो गए और बोले, सच में मम्मी हम स्कूल जाएंगे आज? इस पर यशिका ने दोनों को पुचकारते हुए कहा, हाँ हाँ सच में, चलो अब जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। शुभम जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगा और आर्यन नहाने के लिए बाथरूम चला गया। जहां एक तरफ यशिका दोनों बच्चों को स्कूल लेकर निकल चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ वानी की मां रवि वर्मा के साथ घर पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी वानी की मां ने रवि वर्मा को ताना मारते हुए कहा, कुछ पता भी है आजकल घर में क्या चल रहा है? रवि वर्मा ने अपने चश्मे में से वानी की मां की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या हुआ, तुम बताओगी तो ही पता चलेगा। वानी की मां मुंह बनाते हुए बोली, आपको पता है कल वानी ने क्या गुल खिलाए हैं? रवि वर्मा ने हैरानी के साथ अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, भाग्यवान कुछ बोलोगी भी, पहेलियां बुझाई जा रही हो, ऐसा क्या कर दिया वानी ने, अब तुम्हें वानी से भी परेशानी होने लगी। इस पर वानी की मां ने कहा, मैं कब से वानी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रही हूँ और वो है कि अपने लिए खुद लड़का पसंद कर रही है। रवि वर्मा वानी की मां की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ गए, फिर सोचते हुए बोले, ये तो अच्छी बात है, अगर वानी को कोई लड़का पसंद है तो हम उससे उसकी शादी की बात कर सकते हैं। रवि वर्मा की बात सुनते ही वानी की मां भड़क गई और बोली, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका, मैं किसी भी रास्ते चलते को अपनी बेटी नहीं सौंपने वाली। रवि वर्मा वानी की मां को समझाने के लिए बोले, तुम्हें क्या लगता है वानी किसी सड़क छाप लड़के को पसंद करेगी? वानी की मां ने गुस्से में कहा, लगता नहीं ऐसा ही हो रहा है। रवि वर्मा ने अपनी पत्नी की तरफ देख आंखें घुमाते हुए बोला, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दिया करो, जो हो रहा है उसे होने दो, समझी? इतना सुनते ही वानी की मां ने मिस्टर रवि वर्मा को घूर कर देखा और फिर बोली, मैं तो सब समझ ही रही हूँ, पर बता दूं, मेरा दामाद किसी भी सूरत में मानव से 19 नहीं होना चाहिए, उसकी हैसियत मानव के टक्कर की ही होगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर रवि वर्मा फीकी सी हंसी के साथ बोले, क्या आज के समय ये सारी बातें मैटर करती हैं? बच्चे जहाँ खुश रहे वो देखना चाहिए या जहाँ पैसों में टोल मोल हो उसके पीछे भागना चाहिए। वानी की मां गुस्से में घूरते हुए रवि वर्मा से बोली, अजी तुम तो चुप ही रहो, जब भी बोलोगे उल्टा ही बोलोगे, आज तक कभी मेरी हाँ में हाँ मिलाई है जो अब मैं तुमसे उम्मीद करूं। अभी वानी की मां रवि वर्मा से बहस कर ही रही थी कि इसी बीच वानी कहीं बाहर जाने के लिए अपने रूम से बाहर आई और उसने अपनी मां की सारी बात सुन ली, लेकिन वानी ने बीच में ना पढ़ना ही ठीक समझा और बाहर निकलने लगी। तभी वानी की मां की नजर वानी पर पड़ गई और उन्होंने वानी को आवाज लगाकर टोका, कहाँ जा रही हो तुम? वानी ने अपनी मां को घूर कर देखा और कहा, आज तक तो आपने कभी चिंता नहीं की, आज आपको बड़ा ख्याल आया है। वानी की बात सुनते ही उसकी मां चिढ़ गई और नाराजगी के साथ बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, जो मैं पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। वानी ने मुंह बनाते हुए कहा, एक जरूरी काम से जा रही हूँ। इतना सुनते ही वानी की मां भड़क गई और बोली, सब पता है कौन से जरूरी काम से जा रही हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। वानी को अपनी मां की बात बहुत बुरी लगी और उसने गुस्से में कहा, अब क्या ये भी आप तय करोगी कि क्या जरूरी है और क्या नहीं? क्यों नहीं जाऊंगी? वानी की मां ने कहा, बड़ी मैं हूँ या तुम? जब बच्चे गलत राह पर निकल जाएं तो बड़ों को बीच में बोलना ही पड़ता है, मैंने कह दिया कि तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती तो नहीं रख सकती। वानी को अपनी मां का इस तरह से बोलना बहुत ही बुरा लगा और उसने नाराजगी दिखाते हुए कहा, आपको कब से मेरी बातें बुरी लगने लगी? आज तक तो आपको अपना बड़प्पन याद नहीं आया, अचानक आप में ये बड़प्पन कहां से आ गया? इतना बोलते हुए वानी ने मिस्टर रवि वर्मा की तरफ देखा। रवि वर्मा ने वानी को इशारे में चुप रहने के लिए कहा और फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, शांत हो जाओ भाग्यवान, शांत हो जाओ।
मिस्टर रवि वर्मा का बीच में बोलना वानी की माँ को बहुत खला और उन्होंने रवि वर्मा को टेढ़ी नजरों से देखा। वानी की माँ को ऐसा करते हुए देख रवि वर्मा ने कहा, क्या कर रही हो तुम? क्यों नहीं जा सकती वानी बाहर? तुम उसे कैसे रोक सकती हो? जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको अपने फैसले करने का अधिकार होता है। तुम ऐसे किसी पर भी पाबंदियां नहीं लगा सकती। फिर माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए रवि वर्मा मजाकिया लहजे में बोले, वो बात अलग है कि तुम अपने पति को हर समय हड़का सकती हो। ऐसा बोलने से वानी की माँ और खफा हो गई और गुस्से में वानी की माँ ने रवि वर्मा से कहा, ना वक्त देखते हो ना मौका, आप तो चुप ही बैठे रहो, अच्छा होगा। इस मैटर में ज्यादा ना बोलो। मैं इसकी माँ हूँ और मैं जो फैसला करूंगी इसे वही मानना होगा। पहले भी मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, तुम्हारी वजह से ही यशिका ने हमारी नाक कटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी माँ को इस तरह से जिद करते हुए देख वानी ने चिड़चिड़ाकर कहा, लो शुरू हो गया मीटर। आप देखती हो वक्त या मौका, जब चाहे तब शिकायतों का पिटारा लिए बैठी रहती हो। वानी की माँ वानी की इस बात पर चीखी और बोली, चुप रहो वानी, दूसरी यशिका बनती जा रही हो। वानी की माँ की बात पर रवि वर्मा गुस्से में बोले, तुम हर बात के बीच में यशिका को क्यों ले आती हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ हो तुम उसकी, वो कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं। वैसे भी अब किस बात की शिकायत? मानव और यशिका शादी कर चुके हैं। वानी की माँ गुस्से में बोली, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, मेरा पहले ही दिमाग खराब है। रवि वर्मा ने कनखियों से अपनी पत्नी की तरफ देखा, फिर धीरे से फुसफुसाए, खराब ही रहता है, सही होता कब है? एक तरफ वानी को लेकर रवि वर्मा और उनकी पत्नी के बीच में बहस हो रही है तो दूसरी तरफ यशिका बच्चों के साथ स्कूल आई हुई है। स्कूल पहुंचते ही बच्चे खुश हो गए। आर्यन ने खुश होते हुए यशिका से कहा, आज हम कितने दिनों बाद स्कूल आए हैं? आर्यन की बात पर शुभम ने भी कहा, कितना अच्छा लग रहा है। फिर दोनों ने खुश होते हुए यशिका से कहा, अब हम रोजाना स्कूल आएंगे ना मम्मी? बच्चों की बात सुनकर यशिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आप लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर यशिका सीधे प्रिंसिपल के रूम में पहुंची और दरवाजे पर पहुंचकर प्रिंसिपल से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यशिका को देखते ही प्रिंसिपल ने कहा, ओह हाँ आइए मिसेस मानव, आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? यशिका ने अपने मैरिज का सर्टिफिकेट प्रिंसिपल को दिखाते हुए कहा, आप जो चाहती थी मैंने वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। मैं चाहती हूँ कि अब आप बच्चों को स्कूल आने की परमिशन दे दें। मैं और मानव अब ऑफिशियली पति पत्नी बन चुके हैं। प्रिंसिपल ने यशिका की तरफ ध्यान से देखा और कुछ सोचते हुए बोली, वो तो ठीक है मिसेस मानव, लेकिन प्रिंसिपल यशिका से क्या कहना चाहती थी जो कहते कहते रुक गई। क्या वानी की माँ वानी की शादी हर्ष से करने के लिए मानेगी? क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे? यशिका ने प्रिंसिपल को प्रश्न भरी नजरों से देखा और पूछा, लेकिन क्या? प्रिंसिपल ने यशिका को देखा और माथे पर बल डालते हुए बोली, देखिए यशिका जी, बात ऐसी है कि ठीक है आपने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दिया, लेकिन हाथ में लेकर तो सर्टिफिकेट घूम नहीं सकती और ना ही मैं इसे नोटिस बोर्ड पर चिपका सकती हूँ। सबसे बड़ी परेशानी है इमेज, जो लोगों के दिमाग में आप लोगों के लिए बन गई। उन सबके दिमाग में जो एक स्टेटमेंट बन चुका है उसे हम मिटा नहीं सकते। प्रिंसिपल का इस तरह से बोलना यशिका को खल रहा है। यशिका ने अपनी आंखों को सिकोड़ा और बोली, स्टेटमेंट मतलब? आप साफ साफ बोलिए। प्रिंसिपल ने यशिका को समझाने के तौर पर अपनी आवाज को नर्म करते हुए कहा, देखिए हम आपके बच्चों को स्कूल में वापस नहीं बुला सकते। जो बातें पहले हो चुकी हैं उसकी वजह से हम ये कैसे मान लें कि कोई बच्चों का मजाक नहीं बनाएगा, कोई आपस में लड़ेगा नहीं, या हमारे स्कूल का नाम नहीं खराब होगा। प्रिंसिपल के इतना कहते ही यशिका भड़क गई और गुस्से में बोली, आप आखिर चाहती क्या है? क्यों मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब करने पर लगी हुई है? यशिका का भड़कना प्रिंसिपल को ठीक नहीं लगा और वो भी तुनक गई और तंज कसते हुए बोली, आपको अगर बच्चों के फ्यूचर की इतनी ही चिंता है तो आपको पहले सोचना चाहिए था, और फिर वो वीडियो भी तो आपका वायरल हुआ। यशिका ने प्रिंसिपल की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं अब वो कहीं नहीं है। वो वीडियो वायरल जरूर हुआ था पर आज की तारीख में कोई वीडियो नहीं है। प्रिंसिपल ने यशिका से गुस्से में कहा, शुक्र है आपने ये तो माना कि वीडियो वायरल हुआ था, तो आप खुद ही बताओ जो चीज हो चुकी है उसको लोगों के दिमाग से कैसे हटा सकते हैं? वो तो एक बार उनके दिमाग में छप गई। ये तो आपने भी सुना होगा कि जान जाए पर इज्जत ना जाए। यशिका ने गुस्से में कहा, क्या बोल रही हैं आप ये सब? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कौन से जमाने में जी रही हैं? स्कूल है या धर्मशाला? जिस बात का सबूत ही नहीं है उस बात को लेकर क्यों घिसते रहना? अगर आपकी सोच ही ऐसी है तो आप अपने स्कूल में बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगी? यशिका की बात से प्रिंसिपल और नाराज हो गई। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, जब आप हमारी एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं तब तो आपको बिल्कुल अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए। यशिका ने प्रिंसिपल से बहस करते हुए कहा, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? ये सब आप बहाने बना रही हैं। असल में आप बच्चों को वापस बुलाना ही नहीं चाहती, पर मैं अपने बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होने दूंगी। मैं उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। प्रिंसिपल ने तैश में आकर कहा, अगर आप किसी भी हद तक जा सकती हैं तो अपने बच्चों को प्लीज किसी और स्कूल में ले जाएं। यशिका ने मन ही मन सोचा, बच्चों को किसी और स्कूल में ले जाने का मतलब है हार मान लेना, और मैं इस तरह से हार मानने वालों में से नहीं। यशिका प्रिंसिपल की बात सुनकर फौरन सीट से उठी और अपना पर्स उठाया, फिर रूम से बाहर जाने लगी, लेकिन कुछ सोचा और लौट कर आई और आकर प्रिंसिपल से बोली, याद रखिएगा मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगी, बस आप थोड़े दिन रुकिए। और ये कहकर यशिका प्रिंसिपल के रूम से बाहर आई और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर आ गई। एक तरफ यशिका गुस्से में स्कूल से बाहर निकल रही है तो दूसरी तरफ वानी अपने रूम में बहुत उदास बैठी है। वानी ने दुखी होकर हर्ष को कॉल मिलाई, लेकिन हर्ष ने कोई कॉल पिक नहीं की। हर्ष ऑफिस में बिजी है। वानी ने मन ही मन सोचा, एक मैं ही खाली हूँ, बाकी सब तो बहुत बिजी है। अभी वानी ये सोच ही रही थी कि तभी इस बीच उसकी माँ उसके रूम में आई और वानी से बोली, वानी बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वानी ने अपनी माँ को घूर कर देखा और गुस्से में बोली, आज तीखी मिर्च शहर में डूबी हुई कैसे हो गई? वानी की बात सुनते ही वानी की माँ ने गुस्से में वानी की तरफ देखा और कहा, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? वानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने क्या गलत कहा है? आईना ही दिखाया है। वानी की माँ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने गुस्से में कहा, माँ हूँ तुम्हारी, इस बात का ध्यान नहीं है क्या? वानी ने फिर से गुस्से में ही जवाब दिया, माँ जैसे काम भी तो नहीं किए हैं। इतना सुनते ही वानी की माँ गुस्से में पैर पटकते हुए रूम से चली गई और बाहर जाकर लिविंग रूम एरिया में बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ते हुए रवि वर्मा से कहा, आजकल के बच्चों को कुछ तमीज ही नहीं है, कब किससे कैसे बात करनी है। रवि वर्मा ने वानी की माँ की तरफ देखा और फिर वापस अखबार पढ़ने लगे और इतना कहकर वानी की माँ अपने कमरे में चली गई।
रवि वर्मा ने न्यूज़पेपर बंद किया, चश्मा उतारा और खड़े होकर कुछ सोचा। फिर वानी के रूम की तरफ चल दिए। वानी के रूम में जाकर वानी से कहा, वानी बेटा, क्या बात है? तुम्हारी माँ किस बात पर अब फिर से इतना भड़कने लगी? वानी ने आंखों में आंसू भरकर रवि वर्मा से कहा, देखिए ना पापा, उन्होंने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया और अब चाहती है कि मैं उनकी हर बात मानूं। रवि वर्मा ने वानी के कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, कौन है वो लड़का? वानी ने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, आप उससे कल मिले हैं। दिमाग पर जोर देते हुए रवि वर्मा ने कहा, कब और कहां? वानी ने बताया, यशिका और मानव की मैरिज के लंच पे। वानी की बात सुनकर रवि वर्मा ने एक लंबी सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए वानी से बोले, चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ी सी देर में किसी काम से बाहर जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना, लेकिन कोशिश करना कि मेरे साथ ही वापस आओ, वरना तुम्हारी माँ को शक होगा। वानी ने सिर झुकाए हुए रवि वर्मा की बात पर हामी भरी। फिर रवि वर्मा ने आगे कहा, और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो उसने तुम्हारे लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं, इसलिए उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वक्त सब ठीक कर देगा। उसे गुस्सा करने की आदत है, कभी कभी ज्यादा ही गुस्सा करती है, पर समय आने पर वो धीरे धीरे मान भी जाएगी। वानी ने खुश होकर अपने पापा की तरफ देखा और उनके गले लगते हुए कहा, थैंक यू पापा। रवि वर्मा ने मुस्कुराते हुए वानी के सिर पर हाथ रखा और फिर कुछ सोचते हुए बोले, एक बात और बेटा, अगली बार जब अपने बॉयफ्रेंड को घर लाओगी ना तुम, तो मुझसे मिलवाना जरूर। वानी ने खुश होकर कहा, ओके पापा। फिर रवि वर्मा कुछ सेकंड के लिए कुछ सोचते हुए वानी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन उसे मम्मी से दूर ही रखना। और फिर दोनों हंस पड़े। एक तरफ रवि वर्मा वानी की दिल की बात समझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ यशिका गुस्से में स्कूल से निकलकर कार ड्राइव कर रही है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए यशिका ने अपने आप से कहा, समझते क्या है ये प्रिंसिपल, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे और इस स्कूल को, मजाक बनाकर दिया है इसने हम लोगों का। यशिका ने ड्राइव करते हुए गुस्से में अपना मोबाइल कार डेस्क से उठाया और मानव को कॉल मिलाया, लेकिन मानव ने कॉल कट कर दी। यशिका ने दोबारा से मानव को कॉल मिलाई, इस बार भी मानव ने कॉल कट कर दी। मानव को बार बार कॉल कट करते हुए देख यशिका फ्रस्ट्रेट हो गई और गुस्से में अपने आप से बोली, ऐसा भी क्या बिजी होना कि 2 मिनट को कॉल भी नहीं कर सकते। उधर मानव एक मीटिंग में बैठा हुआ है और वो इस समय यशिका से बात नहीं कर सकता, इसलिए मानव बार बार यशिका की कॉल कट कर रहा है। उसने यशिका को मैसेज टाइप किया, मीटिंग में हूँ, अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मानव ने यशिका को मैसेज तो कर दिया, पर किसी वजह से वो मैसेज यशिका के पास डिलीवर नहीं हुआ। यशिका ने गुस्से में गाड़ी ड्राइव करते हुए सोचा, कम से कम मैसेज तो कर ही सकता था मानव। अभी यशिका ये सोच ही रही थी कि उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। उसका सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा कार के हॉर्न पर निकल रहा है। वो बार बार गुस्से में हॉर्न बजा रही है और साइड मांग रही है। एक तरफ यशिका ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ निखिल अपने रूम में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा है। निखिल ने टेबल पर रखी वाइन की बोतल से ग्लास में वाइन डाली और मन ही मन सोचा, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? किसके लिए की थी मैंने इतनी प्लानिंग? किसके लिए? क्या चाहता था मैं? बस यही ना कि मुझे कैसे भी करके यशिका मिल जाए। लेकिन क्या हुआ? सब करी कराई प्लानिंग पर पानी फिर गया। मानव और यशिका ने शादी कर ली। अब मैं चाहकर भी यशिका को नहीं पा सकता। ये सोचते हुए निखिल ने ग्लास को जमीन पर गिर मारा। ग्लास चकनाचूर हो गया। फिर उसने बोतल हाथ में ली, मुंह को लगाई और खुद से बोला, ये तो मेरी हार है, और तो और मैं मानव से भी बदला नहीं ले पाया। इतना बोलकर निखिल जोर से हंसा, फिर एकदम से रोते हुए बोला, हार गया तू निखिल, हार गया। अब मैं मानव से बदला कैसे लूंगा? ये सोचते हुए निखिल ने पूरी वाइन की बोतल एक सांस में पी ली, फिर बोतल को टेबल पर रखा और सिगरेट जलाई और अपने आप से कहा, श्रद्धा, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मुझे बिल्कुल तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया। इतना बोलकर निखिल ने सिगरेट के 2-3 लंबे लंबे कश लिए, फिर धुएं के छल्ले बनाते हुए कहा, बच्चा चाहिए उसे। और ये बोलते हुए निखिल एक बार फिर से जोर से हंसा, फिर रोते हुए खुद से कहा, साला इतनी प्लानिंग सब कुछ मिट्टी में मिला दी। शादी करनी है, बच्चा पालना है, तो इस गेम में आई क्यों? मजाक बनाकर रख दिया। इतना बोलते हुए निखिल ने अपना मोबाइल उठाया, मोबाइल की गैलरी में जाकर श्रद्धा की फोटो देखी और फिर खुद से बोला, क्या मांगा था मैंने तुमसे? यही ना, एक तुम्हारा ही साथ, ताकि मैं इस यशिका और मानव को बर्बाद कर पाऊं। और श्रद्धा, तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरे इस जीवन से क्या फायदा? मुझे नहीं जीना एक हारा हुआ आदमी बनकर। निखिल नशे में है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। निखिल अपनी वाइन की बोतल लेकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए बालकनी की तरफ जाने लगा। फिर बालकनी में पहुंचकर उसने अपने आप से रोते हुए कहा, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। किसी को अब मेरी जरूरत नहीं। श्रद्धा ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। वो मेरी किसी भी बात को सुनने को राजी नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। इसलिए मेरा मर जाना ही ठीक है। एक तरफ निखिल परेशान नशे में चूर अपने घर की बालकनी में खड़ा है, तो दूसरी तरफ यशिका कार में फ्रस्ट्रेटेड बैठी हुई हॉर्न बजाई जा रही है। आगे रेड लाइट होने की वजह से ट्रैफिक रुका हुआ है, लेकिन यशिका को घर पहुंचने की जल्दी है। यशिका ने मन ही मन सोचा, आज कितनी देर के लिए ये रेड लाइट हो गई, पता नहीं क्या चक्कर है। इतना सोचकर उसने गुस्से में हॉर्न पर हाथ मारा। यशिका के आगे खड़ी कार के ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा और यशिका की तरफ इशारा करते हुए बोला, रेड लाइट तो खत्म होने दो मैडम, इतनी भी क्या जल्दी है? आसपास कार वाले भी यशिका को इस तरह से हॉर्न बजाते हुए देखकर घूर कर देख रहे हैं। तभी शुभम ने यशिका से पूछा, मम्मा, अब हम कल से स्कूल जा पाएंगे ना? यशिका ने फ्रस्ट्रेशन में बच्चों की तरफ देखा। बच्चों को यशिका का मूड ठीक नहीं लगा। तभी आर्यन ने धीरे से शुभम से कहा, मम्मा लगता है गुस्से में है, कुछ मत बोल, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। दोनों बच्चे कार में बैठे हुए खेल रहे हैं। आर्यन ने खेल खेल में कार के शीशे नीचे कर दिए। जैसे ही आर्यन ने कार का शीशा नीचे किया, तभी यशिका के मोबाइल पर एक मैसेज नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। यशिका ने देखा ये मैसेज मानव का था। अभी यशिका मानव का मैसेज पढ़ ही रही है कि तभी स्टॉकर का मैसेज सामने ब्लिंक होने लगा, जिसमें लिखा था, क्या हुआ यशिका, इतनी परेशान क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? स्टॉकर का मैसेज पढ़ते ही यशिका के रोंगटे खड़े हो गए और डर और गुस्से के मिले जुले भाव एक साथ उसके चेहरे पर आने लगे। यशिका ने घबराकर इधर उधर देखा।
अभी यशिका सड़क पर इधर उधर देख रही है कि तभी उसे परफ्यूम की स्मेल का फील हुआ। यशिका ने महसूस किया कि ये वही स्मेल है जो उस दिन कार में थी। यशिका घबरा गई और उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कार में दोनों बच्चे बैठे हैं और कोई नहीं है। यशिका की सांसें तेज चलने लगी और यशिका के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। यशिका के हाथ पैर कांपने लगे। यशिका ने मन ही मन सोचा, कौन है ये? सामने क्यों नहीं आता? ये मेरे आसपास ही है और मुझे क्यों नहीं दिख रहा? यशिका ने परेशान होकर अपनी तरफ के विंडो के शीशे को नीचे किया और बराबर वाली कार की तरफ देखा। घबराहट में एक बार फिर से यशिका का हाथ हॉर्न पर पड़ गया और तेजी से हॉर्न बजा। यशिका अपनी चारों तरफ खड़ी गाड़ियों को शक की नजर से देख रही है। क्या वानी अपने पापा के साथ घर से बाहर निकल पाएगी? क्या आज यशिका को उस स्टॉकर के बारे में पता चल जाएगा? निखिल बालकनी में खड़ा क्या करना चाहता है? पहले प्रिंसिपल की बातों से और अब स्टॉकर की बात से यशिका काफी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। यशिका का मूड बहुत खराब था। वो ट्रैफिक में फंसी हुई कार से उतर गई। यशिका ने इधर उधर देखना शुरू किया। मोबाइल यशिका के हाथ में ही था। इसी बीच मोबाइल पर फिर से एक और मैसेज आया, मुझे ढूंढने के लिए उतरी हो क्या कार से? इस मैसेज को पढ़ते ही यशिका का दिमाग घूमने लगा। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। डर के मारे यशिका का पूरा शरीर कांप रहा था। यशिका का गला सूखने लगा। यशिका ने गुस्से में ही मन सोचा, आज मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगी। जीना हराम करके रखा है इस अजनबी ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसे मेरी हर बात की खबर कैसे रहती है। इसे कैसे मालूम है कि मैं स्कूल से आ रही हूँ? यशिका बंद ट्रैफिक सिग्नल पर पागलों के जैसे इधर से उधर दौड़ रही है और हर भीड़ में खड़े आदमी को शक की निगाह से देख रही है। यशिका ने इधर उधर देखते हुए खुद से कहा, हे भगवान, कैसे भी करके मुझे आज कोई क्लू मिल जाए। बस बहुत हो गया, अब थक गई हूँ मैं। अभी यशिका खुद से ये सब बोल ही रही थी कि उसे दूर येलो शर्ट में खड़ा एक आदमी मोबाइल में कुछ करता हुआ दिखा। यशिका ने अपने आप से सवाल किया, कहीं ये तो वो स्टॉकर नहीं? और उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। अभी 2-4 कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक लड़की उस आदमी के पास आई और वो दोनों फिर वहां से चले गए। यशिका वापस मुड़ी और मन ही मन सोचा, ये तो कोई और था, मैं गलत आदमी पर शक कर रही थी। ये सोचते हुए यशिका ने अपनी कार की तरफ कदम बढ़ाए। तभी उसने सिग्नल पर खड़ी हुई एक कार में से एक आदमी को अपनी ओर घूरते हुए देखा, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने मोबाइल उठाया और कुछ टेक्स्ट किया। यशिका ने सोचा, हो ना हो यही है वो स्टॉकर। और ये सोचते ही यशिका अपनी कार की तरफ जाने की जगह उस आदमी की कार की तरफ बढ़ गई। यशिका की सांस फूल रही थी और चेहरा गुस्से में लाल था। यशिका उस कार के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसने खुद से कहा, अगर ये आदमी भी नहीं हुआ तो? अभी यशिका ये सोच ही रही थी कि तभी फिर से मोबाइल की मैसेज टोन बजी। यशिका ने मैसेज पढ़ा। ये उसी स्टॉकर का मैसेज था। उसने लिखा, ट्रैफिक लाइट ग्रीन होने वाली है, इस कार में अंदर बैठ जाओ, अगर नहीं बैठना तो रेड जैकेट। इस मैसेज को पढ़ते ही यशिका ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाना शुरू कर दी। तभी उसे एक आदमी लाल रंग की जैकेट में खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो अपने मोबाइल में कुछ लिख रहा है। यशिका ने खुद से कहा, अच्छा तो ये है, और फौरन उस आदमी की तरफ भागी। एक तरफ यशिका लाल जैकेट वाले आदमी की तरफ भाग रही थी इस उम्मीद में कि आज तो उस स्टॉकर को पकड़ ही लेगी, तो दूसरी तरफ ऑफिस में मानव की मीटिंग ओवर हो चुकी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मानव ने यशिका को कॉल लगाया, लेकिन यशिका फोन नहीं पिक कर रही थी। मानव ने दोबारा यशिका का नंबर ट्राई किया। इस बार भी यशिका ने कॉल पिक नहीं किया, जिसकी वजह से मानव बेचैन हो गया और उसने मन ही मन सोचा, यशिका कॉल क्यों नहीं पिक कर रही? कहीं स्कूल में कोई हंगामा तो नहीं हो गया, या कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? यशिका कम से कम एक बार तो कॉल उठा लो। मानव यशिका के बारे में सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी मानव के रूम में हर्ष आया और मानव हर्ष को देखते ही बोला, हाँ हर्ष, कैसे आना हुआ? मुस्कुराते हुए हर्ष मानव से बोला, सर मेरा वेयरहाउस अच्छा चल रहा है, बस उसी के लिए आपको थैंक्स कहने आया था, अगर आपने साथ नहीं दिया होता तो शायद। मानव का ध्यान यशिका की तरफ था, इसलिए जल्दी जल्दी में मानव बोला, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। तुमने मेरी उस समय हेल्प की है जिस समय मेरे पास कुछ नहीं था, उसके बदले में मैं तुम्हारे काम आया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। हर्ष मन ही मन मुस्कुराते हुए मानव से बोला, एक बार कभी चलिए ना मेरे साथ, वेयरहाउस में सब देख लीजिए। मानव ने कैजुअली जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, कभी टाइम निकाल कर चलते हैं। मानव के जवाब के बाद हर्ष ने मन में सोचा, इसका मतलब मानव को मेरे ऊपर कोई शक नहीं, अगर शक होता तो वो फौरन मेरे साथ वेयरहाउस चलता। वैसे भी मैंने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं, मानव को इनवाइट कर अपनी इमेज साफ की है और अब चाहकर भी मानव किसी की बातों में नहीं आएगा। एक तरफ हर्ष मानव की गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ निखिल नशे में चूर अपनी बालकनी में खड़ा था। निखिल ने बॉटल में बची हुई वाइन एक बार फिर पूरी तरह से गटकी और अपने आप से कहा, अब मैं जा रहा हूँ, और ये कहकर रेलिंग पर चढ़ा और नीचे कूद गया। निखिल को नीचे कूदता हुआ देख आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नीचे सारे सिक्योरिटी वाले इकट्ठे हो गए। निखिल के सोसाइटी के सामने वाली सोसाइटी में रहने वाले लोग डर कर चिल्ला रहे थे। एक ने चीखते हुए कहा, कोई उस आदमी को बचाओ, मर जाएगा। बाकी लोग भी खड़े हुए चीख चिल्ला रहे हैं, लेकिन निखिल की शायद किस्मत अच्छी थी कि वो फर्श पर गिरने की बजाय सीधा बिल्डिंग के ओपन स्विमिंग पूल पर आकर गिरा। नशे में होने की वजह से उसे कुछ सेंस नहीं था। लोगों को लग रहा था कि वो मर गया। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड फौरन स्विमिंग पूल में कूदे और उन्होंने खींचकर निखिल को बाहर निकाला। एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, इसकी नर्व्स देखो, कहीं मर तो नहीं गया। तभी दूसरे ने निखिल की नर्व्स टटोली और बोला, सांसें हैं, शायद अंदर पानी चला गया है, मैं पानी निकालने की कोशिश करता हूँ, तुम इतने में एम्बुलेंस बुलाओ। निखिल के फेफड़ों में पानी भर गया था। गार्ड उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने पास के हॉस्पिटल में कॉल करके एम्बुलेंस बुला ली। गार्ड ने निखिल को उल्टा करके उसकी पीठ पर जोर दिया तो कुछ पानी निखिल के मुंह से बाहर आया। क्योंकि निखिल ने अभी अभी वाइन रखी थी तो पानी भी लाल रंग का था, जिसे देख गार्ड घबरा गया और निखिल की उंगली रख के उसकी नर्व्स चेक की। सब ठीक लग रहा था, लेकिन निखिल अब भी बेहोश ही था। एक तरफ सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड निखिल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ रवि वर्मा अपने घर से बाहर जा रहे थे। बाहर जाते हुए रवि वर्मा ने वानी को आवाज लगाई और बोले, जल्दी करो वानी, देर हो रही है बेटा। वानी ने अपने पापा की बात का जवाब देते हुए कहा, बस 2 मिनट पापा, अभी आ रही हूँ मैं। रवि वर्मा की आवाज सुनकर ड्राइंग रूम में बैठी हुई वानी की माँ के कान खड़े हो गए।
और उन्होंने मन ही मन सोचा, ये जरूर वानी की चाल है। वो अपने पापा के बहाने बाहर निकलना चाहती है। देखती हूँ कैसे जाती है बाहर। इनका क्या है, ये तो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, दिमाग से काम तो लेते ही नहीं। देख चुकी हूँ मैं इनको यशिका के समय। ये सोचकर वानी की माँ को गुस्सा आने लगा और वो गुस्से में उफनती हुई मिस्टर रवि वर्मा से आकर बोली, अरे वाह, बाप हो तो ऐसा। आज कौन सी नई बात हो गई जो बाप बेटी साथ में जा रहे हैं? रवि वर्मा को वानी की माँ की बात बुरी लगी। उन्होंने घूरकर वानी की माँ की तरफ देखा और अपनी पत्नी की बात का जवाब देते हुए रवि वर्मा ने तुनक कर कहा, समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? जब कुछ खास होगा तभी हम दोनों बाप बेटी साथ में जा सकते हैं क्या? वानी की माँ शक की निगाहों से रवि वर्मा की तरफ देखते हुए बोली, आज कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे वानी की, वरना तो तुम्हें यशिका से ही फुर्सत नहीं। जरा मुझे भी तो पता चले, आज तक कितनी बार तुम दोनों साथ में गए हो? रवि वर्मा ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और सोचते हुए कहा, क्या जरूरी है कि जो काम पहले ना हुआ हो अब भी नहीं हो सकता? वैसे भी मुझे किसी काम से जाना है और उसमें वानी का सजेशन चाहिए। क्यों, क्या मैं उसका सजेशन नहीं ले सकता? अपनी सवाल का जवाब ठीक से ना मिलने पर वानी की माँ तिलमिला गई और गुस्से में बोली, आज तक मुझसे तो कोई सजेशन लिया नहीं। मैं भी तो चलकर देखूं किस बात के लिए वानी का सजेशन चाहिए जो मैं नहीं दे सकती। बेवकूफ मत समझो, मुझे सब समझ में आता है। इसी बीच वानी वहां पहुंच गई और उसने इशारे से रवि वर्मा से कहा, अब क्या करें? आप समझाओ ना माँ को, वरना ये जाने नहीं देंगी। रवि वर्मा ने आंखों ही आंखों में वानी से कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। फिर रवि वर्मा ने प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, अरे भाग्यवान, अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो घर की चिंता कौन करेगा? मालूम है ना कितनी चोरियां हो रही हैं आजकल शहर में। हमारी गैर मौजूदगी में कहीं कुछ हो गया तो, इसलिए तुम रुको, हम लोग बस घंटे भर में आए। रवि वर्मा की बात सुनते ही वानी की माँ ने कहा, जब तुमसे झूठ नहीं बोला जाता तो तुम तो रहने ही दो। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था, अब तो मैं जरूर चलूंगी। मुझे तो पूरी दाल में कुछ काला लग रहा है। अपनी माँ की बात सुनकर वानी थोड़ा चिढ़ गई और मुंह बनाते हुए बोली, हाँ पापा ठीक है, इनको चलना है तो ये चले। वैसे भी अच्छा ही है, जिसके लिए गिफ्ट लेना है उसी की पसंद से आ जाए, ये ज्यादा ही सही रहेगा। इसलिए सुझाव भी इन्हीं का ही होना चाहिए। वानी के मुंह से गिफ्ट की बात सुनकर वानी की माँ बच्चों के जैसे बिहेव करने लगी और खुश होकर बोली, क्या गिफ्ट? किसके लिए? अरे बताओ ना, क्या गिफ्ट आ रहा है? मेरे लिए गिफ्ट आ रहा है क्या? रवि वर्मा वानी की माँ की तरफ देखकर बोले, अब समझ में आया तुमसे हम क्या छुपा रहे थे, लेकिन तुम्हें तो शक करने की बीमारी है। और इतना बोलते हुए रवि वर्मा ने कनखियों से वानी की तरफ देखा और हल्के से आंख दबाई। फिर रवि वर्मा ने अपनी पत्नी का चेहरा पढ़ते हुए कहा, एक बेचारा पति, वो भी क्या करे, अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट भी नहीं खरीद सकता। वानी की माँ अपनी गलती मानते हुए मुस्कुराते हुए रवि वर्मा और वानी की तरफ देखते हुए बोली, अरे अरे सॉरी सॉरी, जाइए जाइए, बिल्कुल जाइए, अपनी बेटी वानी को साथ लेकर जाइए, मैंने कब किसे रोका है? वानी की माँ की बात सुनकर रवि वर्मा और वानी मुस्कुराते हुए घर से निकल गए। घर के बाहर पहुंचकर रवि वर्मा ने वानी से मजाकिया लहजे में कहा, अच्छा फंसाया है तूने बेचारे बाप को, अब तेरी माँ के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना पड़ेगा। और फिर दोनों हंसते हुए कार में बैठकर निकल गए। एक तरफ रवि वर्मा और वानी घर से वानी की माँ को झूठ बोलकर बाहर गए थे, तो दूसरी तरफ मानव अब भी ऑफिस में बैठा बार बार यशिका को कॉल मिला रहा था। मानव के कई कॉल करने पर भी यशिका कॉल पिक नहीं कर रही, इस वजह से मानव थोड़ा टेंशन में आ गया। तभी मानव को शिखा ने कॉल की। मानव ने कॉल पिक की तो शिखा ने कहा, कैसे हो मानव? मानव थोड़ा जल्दबाजी में था, इसलिए उसने कहा, हाँ सब ठीक। मानव का जवाब सुनकर शिखा ने संकोच में कहा, मैंने कॉल इसलिए किया था कि मुझे पैसे मिल गए हैं और दादाजी का इलाज भी समय से शुरू हो गया है। मानव ने उसे हड़बड़ी में कहा, चलो अच्छा है। मानव की बात का जवाब देते हुए शिखा ने कहा, लेकिन मानव डॉक्टर अभी भी कुछ कह नहीं रहे हैं। शिखा की बात का मतलब समझते हुए मानव ने कहा, ठीक है, तुम परेशान मत होना, अगर कुछ भी जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे कॉल कर लेना, और ज्यादा हुआ तो मैं खुद आ जाऊंगा अमेरिका। अच्छा रखता हूँ। और ये कहकर मानव ने कॉल कट कर दी। कॉल कट करने के बाद मानव ने खुद से कहा, कहाँ हो यार यशिका तुम? एक तरफ मानव यशिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ यशिका उस रेड जैकेट वाले लड़के पर नजरें गड़ाए उसी की तरफ जा रही थी। रेड जैकेट वाले लड़के के पीछे पहुंचकर यशिका खड़ी हो गई और उसने मन ही मन सोचा, मुझे वो स्टॉकर अभी मैसेज जरूर करेगा। जैसे ही वो मैसेज करेगा मैं इसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। अभी यशिका ये सोच ही रही है कि तभी स्टॉकर ने उसे मैसेज किया। यशिका ने मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा है, सिर्फ पीछे खड़ी रहोगी या कुछ बात भी करोगी। ये मैसेज पढ़ते ही यशिका चौंकी और उसने रेड जैकेट वाले के कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर कोई स्पर्श पाकर जैकेट वाला जैसे ही पलटा तो यशिका हैरान रह गई, क्योंकि वो कोई लड़का नहीं, एक लड़की थी। उस रेड जैकेट वाली लड़की ने प्रश्न भरी नजरों से यशिका की तरफ देखा। यशिका उस जैकेट वाली लड़की से बोली, सॉरी, कुछ कंफ्यूजन था, मैं आपको कोई और समझ बैठी, माफ कीजिएगा। ये कहकर यशिका वापस मुड़ी। तभी उसके मोबाइल पर एक और मैसेज आया। मैसेज में लिखा है, आई एम सॉरी, क्या करे, मजाक करने की पुरानी बीमारी है। वैसे तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं क्या, पब्लिक प्लेसेस में बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ते। इतना पढ़ते ही यशिका डर गई और यशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एक बार तो लगा कि वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। उसका पूरा सिर घूम रहा था, तो उसने खुद को संभाला, फिर तेज कदमों से गाड़ी की तरफ भागी, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे पैरों को किसी ने कस के पकड़ लिया हो। यशिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कार तक दौड़कर जाने के लिए। उसे बस कार में बैठे हुए आर्यन और शुभम की चिंता सता रही है। यशिका पागलों की तरह तेज कदमों से दौड़ रही थी। फिर यशिका कार की तरफ पहुंची और उसके मुंह से चीख निकल गई। कार का दरवाजा खुला हुआ था और कार से दोनों बच्चे गायब थे। कार से बच्चे कहाँ गए होंगे? वानी घर से झूठ बोलकर क्यों जा रही थी? क्या मानव को वेयरहाउस का सच पता चल पाएगा? यशिका बच्चों को सड़क पर इधर उधर ढूंढ रही है, लेकिन यशिका को बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। यशिका का सिर घूमने लगा। उसे लगा कि जैसे वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। यशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए दोनों बच्चों को आवाज लगाई, आर्यन, शुभम, कहाँ हो तुम लोग?
और ये बोलते हुए यशिका पागलों के जैसे इधर उधर दौड़ने लगी। पर आर्यन और शुभम यशिका को कहीं नहीं दिख रहे। यशिका इधर उधर भागने के कारण निढाल हो गई और वो वहीं सड़क पर रोते हुए बैठकर जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। सड़क पर चलती हुई गाड़ियां रुक गई और हर कोई अपनी गाड़ी में से झांक कर यशिका को देख रहा था। लोगों ने यशिका के आसपास भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। कुछ लोग यशिका को इस तरह से रोते हुए देखकर आपस में बातें बनाने लगे। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा, ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। और इतना बोलकर वो यशिका के और नजदीक गया। फिर अपने साथ वाले व्यक्ति से बोला, अरे ये तो मानव की वाइफ है। उस आदमी ने पूछा, कौन मानव? कहीं वही बिजनेस टाइकून तो नहीं? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल मैंने इनका एक वायरल वीडियो भी देखा था। इकट्ठी भीड़ में से एक आदमी ने यशिका से पूछा, आपने बच्चे कहाँ पर छोड़े थे? तो दूसरे आदमी ने पूछा, आपकी कार खुली हुई थी क्या? इसी बीच भीड़ में से किसी ने कहा, ऐसे भी कोई बच्चों को अकेले छोड़कर जाता है क्या? यशिका को लोगों की बातें सुनकर बहुत अजीब लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा वो लोगों से क्या कहे। इसलिए यशिका ने बस रोते रोते सब लोगों से हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा हो तो प्लीज बता दो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ने नीले रंग की शर्ट पहन रखी है और दूसरे ने सफेद रंग की। प्लीज कोई बता दो। आपको जितने रुपए चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरे बच्चे दे दो। अभी यशिका बोल ही रही थी कि उसका ध्यान सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े हुए खिलौने वाले की तरफ गया। यशिका फौरन उठी और उस खिलौने वाले की तरफ दौड़ी। यशिका ने खिलौने वाले को झिझोड़ते हुए पूछा, सुनो तुमने दो छोटे छोटे बच्चों को देखा है? आए थे क्या वो तुम्हारे पास खिलौने लेने? किधर गए जानते हो क्या? बताओ ना, तुमने देखा है क्या? क्योंकि उन दोनों को तुम्हारे खिलौने अच्छे लग रहे थे। उस खिलौने वाले ने हैरानी के साथ यशिका की तरफ देखा और बोला, दीदी मेरे पास अभी बच्चे आए थे खिलौने लेने, देखो वो सामने बैठे हुए हैं। खिलौने वाले की बात सुनते ही यशिका के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी और उसने बच्चे के हाथ की डायरेक्शन में देखा और उसके मुंह से निकला, नहीं ये वो बच्चे नहीं। और सोचो इनके अलावा भी तुमसे कोई और खिलौने लेने आया क्या? खिलौने वाले ने अपने कंधे उचकाए और वो आगे बढ़ गया। यशिका भारी कदमों से वापस लौटने लगी। तभी दूर उसे एक बच्चा दिखाई दिया। यशिका उस तरफ दौड़ी। उसे ऐसा लगा कि जैसे वहां पर आर्यन खड़ा है और वो दौड़ते हुए बोली, आर्यन सुनो, कहाँ जा रहे हो? आर्यन! लेकिन जैसे ही यशिका उसके नजदीक गई वो कोई और बच्चा था। यशिका की रुलाई फूट गई। उसने इधर उधर भागकर हर ठेले हर गाड़ी के आगे पीछे बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी यशिका का ध्यान वीडियो बनाते हुए लोगों पर गया और वो रोते रोते गुस्से में चिल्लाई, कैसे लोग हो तुम? मेरे बच्चे खो गए हैं और तुम लोग वीडियो बना रहे हो। इंसानियत मर गई है क्या तुम लोगों की? यशिका को इस तरह गुस्सा करते हुए देख भीड़ में से एक आदमी ने कहा, मैडम आपका पुराना वीडियो जो वायरल हुआ था उससे हमें बहुत फायदा हुआ। उस आदमी की बात सुनकर यशिका हैरान रह गई। उसने रोते रोते खुद से कहा, हे भगवान ये क्या हो रहा है? मुझे मेरे बच्चे वापस दे दो। भगवान यहाँ के लोगों में तो कोई सेंसिटिविटी नहीं। कितने इनसेंसिटिव है सब। यशिका रोते रोते बेहाल है, लेकिन लोगों पर कोई असर नहीं। कुछ खड़े तमाशा देख रहे हैं। तभी उस भीड़ में से एक समझदार आदमी आगे बढ़ा और यशिका से बोला, सबसे पहले आप अपने आप को संभालो और फिर यहाँ से निकलो, वरना खामखा तमाशा हो जाएगा। ये सुनते ही रोते हुए यशिका बोली, तमाशे की चिंता करूँ या बच्चों की? लेकिन मेरे बच्चे मुझे मेरे बच्चे चाहिए। इतना बोलते हुए उसने अपने आंसू पहुंचे और फिर आगे बोली, मैंने वहाँ कार में अपने बच्चों को छोड़ा था, पता नहीं इस समय कहाँ पर है। यशिका की बात सुनकर वो आदमी बोला, अगर आपके बच्चे कार में नहीं है तो? यशिका ने घबराकर उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, और जिस टाइप का आपका रुतबा है तो मुझे लगता है उनका अपहरण हो गया। ये सुनते ही जैसे यशिका के पैरों तले जमीन सरक गई हो। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो आदमी आगे बढ़ा। उसने यशिका को सहारे से खड़ा किया और बोला, बताओ आपकी कार कहाँ खड़ी है? चलो आप अपनी कार तक चलो। इतना बोलकर उस अनजान आदमी ने यशिका को संभाल कर भीड़ से अलग किया, फिर बचाते हुए कार तक लाया और यशिका को कार में बैठा दिया। यशिका रो रही है, उसे कुछ भी सुध नहीं। यशिका को इस तरह रोता हुआ देख वो अनजान आदमी बोला, अब आप यहाँ से निकलिए वरना फालतू में बात बढ़ेगी। आप तो जानती ही हैं आजकल के लोग और मीडिया वालों को। यशिका ने सुबकते हुए हामी में से हिलाया। फिर यशिका ने कार स्टार्ट की और आंसुओं के साथ भरे मन से यशिका वहां से निकल गई। एक तरफ यशिका रोते हुए घर वापस जा रही है तो दूसरी तरफ निखिल को गार्ड्स हॉस्पिटल ले गए। एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, इनका मोबाइल चेक कर, उसमें कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा जहां पर हम बता सकें। और ये सोचकर गार्ड ने निखिल का सेल चेक किया। मोबाइल में लास्ट कॉल डायल किया। श्रद्धा के मोबाइल की घंटी बजी। श्रद्धा और नेहा किचन में है। मोबाइल की घंटी बजने पर श्रद्धा नेहा से बोली, मेरा फोन बाहर है, जाके देखो किसका कॉल है। नेहा ने कॉल पिक की। नेहा की आवाज सुनते ही गार्ड ने कहा, मैडम ऐसा है कि हम ग्रीन काउंटी सोसाइटी से बोल रहे हैं। यहाँ पर जो निखिल रहते थे उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। हम उन्हें पास वाले यशोधरा अस्पताल में ले आए हैं, आप प्लीज यहाँ पहुंच जाइए। और फिर गार्ड ने कॉल कट कर दी। गार्ड की बात सुनकर नेहा घबरा गई और वो भागकर श्रद्धा के पास किचन में पहुंची। नेहा की समझ में नहीं आ रहा कि वो श्रद्धा से किस तरह बताए। लेकिन तभी श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए नेहा की तरफ देखा और पूछा, किसकी कॉल थी? नेहा ने हिचकिचाते हुए श्रद्धा की तरफ देखा और कहा, निखिल ने सुसाइड करने की कोशिश की है श्रद्धा, लेकिन किस्मत अच्छी थी वो स्विमिंग पूल में गिरा। नेहा की बात सुनकर श्रद्धा बोली, ये सब मुझे क्यों बता रही हो? वो जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर श्रद्धा ने इतना बोलते ही दूसरी तरफ मुंह करके अपने आंसुओं को नेहा से छुपाकर पहुंचा। लेकिन नेहा समझ गई। उसने श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखा और श्रद्धा से बोली, अगर आज निखिल वाकई में मर गया होता तो क्या तुम ये सहन कर पाती? नेहा की इस बात से श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा ने श्रद्धा के आंसुओं को पहुंचते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में निखिल के लिए अभी भी प्यार है, तो फिर उस प्यार को क्यों छुपा रही हो? ये बात सुनकर श्रद्धा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और सिसकते हुए पूछा, कौन से हॉस्पिटल में?
एक तरफ श्रद्धा निखिल के हॉस्पिटल के बारे में पूछ रही है तो दूसरी तरफ रवि वर्मा और वानी कार से जा रहे हैं। कार में बैठने के बाद वानी ने हर्ष को कॉल मिलाई। हर्ष के मोबाइल की घंटी बजी लेकिन हर्ष ने कॉल रिसीव नहीं की। वानी ने हर्ष को दोबारा कॉल मिलाई और मन ही मन कहा, एक बार तो कॉल पिक करो हर्ष। दूसरी तरफ हर्ष ने वानी की कॉल देखकर सोचा, वानी बार बार कॉल क्यों कर रही है, क्या परेशानी आ गई। और ये सोचकर हर्ष ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वानी हर्ष की आवाज सुनकर बोली, हर्ष कहाँ हो तुम, कितनी देर से तुम्हारा कॉल ट्राई कर रही हूँ, क्या कर रहे हो, इस समय फ्री हो क्या। वानी की बात सुनकर हर्ष ने कहा, रिलैक्स, सब ठीक है, काम में बिजी था, पर वानी अभी मैं फ्री नहीं हूँ। हर्ष की बात सुनते ही वानी सुस्त हो गई और उसने उदास आवाज में पूछा, कब तक फ्री हो जाओगे, पता मैं कितनी मुश्किल से घर से निकल कर आई हूँ। वानी की इस बात से हर्ष हैरान हो गया। फिर उसने मन ही मन सोचा, हाँ, ये तो मैं पहले से ही जानता था, मुझे तो खुश होना चाहिए कि जैसा प्लान सोचा है सब कुछ वैसा ही चल रहा है। फिर अपनी आवाज से चिंता जाहिर करते हुए हर्ष ने कहा, अरे क्या हुआ, चलो ऐसा करता हूँ थोड़ी देर में मिलता हूँ, फिर बताना। वानी ने हर्ष की बात पर एकदम से सवाल किया, कितनी देर में हर्ष। हर्ष ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फ्री होने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा वानी। इतना सुनते ही वानी ने मुंह बनाया और परेशान होकर हर्ष की बात का जवाब देते हुए वानी ने हर्ष से कहा, ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तो प्लीज मुझे कॉल करना। और ये कहकर वानी ने कॉल कट कर दी। मिस्टर रवि वर्मा ने वानी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछा। वानी मिस्टर रवि वर्मा की सवाल भरी निगाहों को देखकर झेप गई। फिर अपने पापा मिस्टर रवि वर्मा की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अब क्या करें, क्यों ना पापा तब तक मम्मी के लिए कोई गिफ्ट ले लेते हैं। रवि वर्मा ने वानी की बात सुनकर हामी में से हिलाया और बोली, हाँ ये सही रहेगा, गिफ्ट तो लेना ही पड़ेगा तुम्हारी मम्मी के लिए, वरना तूफान खड़ा हो जाएगा। और इतना बोलकर रवि वर्मा ने वानी की तरफ देखा। फिर वानी और रवि वर्मा दोनों हंस पड़े। रवि वर्मा ने कार को एक ज्वेलरी शॉप की तरफ मोड़ लिया। कुछ ही देर में ज्वेलरी शॉप के बाहर पहुंच गए। वहां पहुंचकर रवि वर्मा ने कार पार्क की और दोनों शॉप के अंदर चले गए। शॉप में पहुंचकर रवि वर्मा ने शॉपकीपर से कहा, कोई अच्छा सा सेट दिखाइए। अभी शॉपकीपर सेट्स दिखा ही रहा था कि तभी शॉप में बैठे हुए और लोग टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगे और स्क्रीन की तरफ देखते हुए कुछ बोले। इस बीच रवि वर्मा कुछ सेट पसंद कर चुके हैं। उन्होंने दुकानदार से कहा, कृपया इनका वजन करवाएं और फिर मुझे बताएं कौन सा सेट कितने का है। फिर धीरे से वानी के कान में फुसफुसाए, वानी बेटा बड़ा महंगा सौदा पड़ गया, तुम्हारी माँ को खुश करना। वानी ने अपने पापा की तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर बोली, सही में माँ से बचना आसान नहीं। अभी रवि वर्मा और वानी आपस में बात कर ही रहे थे कि दुकान पर कुछ लोग आपस में किसी बात को डिस्कस करने लगे। पहले तो रवि वर्मा ने कुछ ध्यान नहीं किया, लेकिन जब दुकान पर शोर बढ़ने लगा तो रवि वर्मा ने चौंक कर इधर उधर देखा। दुकान पर बैठे हुए सभी लोग टीवी और मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। तभी उनमें से एक ने कहा, क्या जमाना आ गया है, आजकल चलती सड़क से बच्चे गायब हो जाते हैं। इतने में शॉप पर बैठी एक महिला कस्टमर बोली, देखो ना उस बेचारी का रोते रोते कितना बुरा हाल है, लेकिन बच्चे नहीं मिल रहे। तभी एक और महिला बोली, बेचारी के तो दोनों ही बच्चे किडनैप हो गए। उन औरतों की बात सुनकर रवि वर्मा ने दुकानदार से पूछा, क्या हुआ भाई, किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, कौन किडनैप हो गया। रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए दुकानदार ने कहा, अरे वो है ना मिसेस यशिका बजाज, मानव बजाज की पत्नी, जो अब तक उनकी गर्लफ्रेंड थी। उनके बच्चे बस अभी आधा घंटा पहले किडनैप हो गए हैं। देखिए वीडियो देखिए, लोगों ने बनाकर इंटरनेट पर भी डाल दिया है। ये सुनते ही रवि वर्मा का माथा ठनका और उन्होंने ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखा। एक तरफ दुकानदार की बात सुनकर रवि वर्मा परेशान हो गए तो दूसरी तरफ यशिका का रो रो कर बुरा हाल है। यशिका के आंसू बह रहे हैं और सिस्कियां बन गई हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हाथ पैर डर और घबराहट में जाम होते जा रहे हैं। यशिका को बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। यशिका ने मन ही मन सोचा, मैं क्या जवाब दूंगी मानव को। और इतना सोचते ही उसके डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। उसने कार रोकी और फपक कर रो पड़ी। फिर खुद को संभाला और मानव को कॉल लगाई। यशिका की कॉल देखते ही मानव ने एकदम कॉल पिक की और पूछा, कहाँ थी यार यशिका, आई वाज सो वरीड, क्या हुआ स्कूल में, प्रिंसिपल ने कुछ कहा क्या। मानव की बात सुनकर यशिका और जोर से रो पड़ी। मानव यशिका को रोते देख घबरा गया और बोला, बच्चे तो ठीक है ना। बच्चों का नाम सुनते ही यशिका खुद को रोक ही नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। यशिका को ऐसे रोता हुआ देख मानव बहुत परेशान है। उसने यशिका से कहा, क्या बात है, कुछ तो बोलो, रो क्यों रही हो। पर यशिका बच्चों के जैसे सुबह सुबह कर रो रही है। मानव की टेंशन बढ़ने लगी। मानव ने यशिका से थोड़े गुस्से में कहा, बताओ आखिर बात क्या है, मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम क्यों रो रही हो, मुझे चिंता हो रही है। मानव की बात का जवाब यशिका ने रोते हुए दिया और बोली, मानव मानव बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। इतना सुनते ही मानव जैसे सदमे में आ गया। क्या निखिल बच जाएगा? कौन है वो अजनबी आदमी? आर्यन और शुभम कहाँ है और उन्हें कौन ले गया? यशिका रोई जा रही है। मानव के भी हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। मानव ने गुस्से में दीवार पर हाथ मारा और मन ही मन बोला, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, एक परेशानी सुलझती है तो दूसरी सामने खड़ी हुई होती है। परेशानी और गुस्से में मानव के चेहरे पर नसें खिंच गई। फिर मानव ने खुद को संभाला और यशिका से बोला, तुम फौरन घर पहुंच जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। यशिका ने रोते रोते मानव से कहा, मानव लेकिन बच्चे। यशिका की तकलीफ समझते हुए मानव ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस, तुम बस फटाफट घर पहुंचो। और ये कहकर मानव ने कॉल कट कर दी। मानव ने अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकलने लगा। अभी मानव ऑफिस से निकल ही रहा था कि तभी रवि वर्मा की कॉल आई। मानव रवि वर्मा की कॉल देखकर हैरान रह गया। मानव ने जैसे ही उनकी कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से रवि वर्मा की आवाज आई। उन्होंने मानव से हकलाते हुए पूछा, मानव बच्चे कैसे हैं? जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है? मानव रवि वर्मा की इस बात से हैरान रह गया। उसने पलट कर पूछा, आपको कैसे मालूम? रवि वर्मा ने मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, मानव मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, पूरे इंटरनेट पर यशिका का वीडियो छाया हुआ है। मैं यहाँ किसी काम से एक शॉप पर आया हुआ था तो यहाँ लोगों को उस वीडियो को देखते हुए देखा। वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं चौंका और तब मुझे जाकर पता चला। मानव के लिए रवि वर्मा की ये बात बहुत शॉकिंग है।
मानव ने रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए कहा, कौन सा वीडियो? मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं? रवि वर्मा मानव को दिलासा देते हुए बोले। हाँ हाँ रुको, मैं अभी भेजता हूँ। और उन्होंने मानव को वीडियो भेज दिया। जैसे ही रवि वर्मा ने मानव को वीडियो भेजा, मानव ने उस वीडियो को अपने मोबाइल पर देखा। मानव की आंखों से आंसू बहने लगे। यशिका पागलों की तरह इधर से उधर बच्चों को ढूंढ रही है और भीड़ में खड़े लोग उसकी हालत पर हंस रहे हैं। मानव से यशिका की ये हालत देखी नहीं गई। मानव ने वीडियो को बीच में ही बंद किया और कार में बैठकर मोबाइल को कार के डैशबोर्ड की तरफ फेंक दिया और फिर मानव घर की तरफ निकल गया। एक तरफ मानव परेशान घर की तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ यशिका रोती बिलखती बजाज मैंशन पहुंची। बजाज मैंशन में बुआ जी काफी देर से यशिका और बच्चों का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही यशिका घर में अंदर पहुंची, यशिका की ये हालत देखकर बुआ जी हैरान रह गई और उन्होंने यशिका से कहा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? तुम क्यों रो रही हो? बुआ जी के इतना कहते ही यशिका दहाड़ी मारकर रोने लगी और उसने रोते रोते बुआ जी से कहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे दोनों बच्चों को कोई कहीं ले गया। अब मैं क्या करूंगी? मैंने अपने बच्चों को ढूंढने की कितनी कोशिश करी, लेकिन सब बेकार गया, सब बेकार गया। यशिका की बात सुनते ही बुआ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने घबराहट के साथ यशिका से पूछा, कोई ले गया मतलब? यशिका ने रोते रोते बुआ जी को सारी बात बताई और फिर उनके गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। यशिका को इस तरह से रोता हुआ देखकर बुआ जी की आंखों में भी आंसू आ गए और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए यशिका से बोली, यशिका रो नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। पहले भी तो तुम लोगों का साथ दिया है ना भगवान ने। भगवान बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। अभी यशिका बुआ जी के गले लगकर रो ही रही थी कि तभी वहाँ मानव भी पहुंच गया। यशिका भागकर मानव के पास गई और उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मानव, मानव मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए। प्लीज मेरे बच्चों को ढूंढ कर दो। मुझे मेरे बच्चे चाहिए मानव, मुझे मेरे बच्चे चाहिए बस। पता नहीं मेरे बच्चों को कौन ले गया। वो मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहा होगा। यशिका इतना बोलते बोलते सुबह सुबह कर रोने लगी। मानव ने यशिका का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और यशिका से बोला, शांत हो जाओ यशिका, देखो मेरी तरफ देखो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर मानव ने खुद को संभालते हुए यशिका को सोफे पर बिठाया। फिर यशिका के आंसुओं को पोंछते हुए मानव ने कहा, जल्दी ही हमारे बच्चे हमारे पास होंगे। तुम पहले रोना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ। मानव की बात सुनकर यशिका रोते रोते बोली, सारी गलती मेरी है। ना मैं उस स्टॉकर के पीछे जाती, ना कोई मेरे बच्चों को लेकर जाता। मानव यशिका की बात सुनकर हैरान रह गया और यशिका से एकदम हैरानी के साथ पूछा, क्या मतलब? यशिका ने दुखी मन से बताया कि जब मैं स्कूल से बच्चों के साथ वापस आ रही थी तो ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी कार फंसी हुई थी। तभी उस स्टॉकर ने मुझे मैसेज किया। मैं उस स्टॉकर को पकड़ने उसके पीछे चली गई। अगर नहीं गई होती तो मेरे बच्चे कार में ही बैठे होते। इसी बीच किसी ने मौका देकर उन बच्चों को किडनैप कर लिया। मानव यशिका की बात सुनकर शॉक्ड है, लेकिन मानव ने यशिका से कुछ नहीं कहा। मानव चाहता था कि यशिका अपने मन की सारी भड़ास निकाल ले। जब यशिका फूट फूट कर रोने लगी तो मानव उसे कंसोल करते हुए बोला, प्लीज यशिका रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने ये घिनौनी हरकत की है। मैं अभी पुलिस में कंप्लेन करता हूँ। मैं अपने बच्चों को ढूंढ कर रहूंगा। जिसने भी मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत की है वो आज से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। उसे ये हरकत बहुत भारी पड़ेगी। ये सब बोलते हुए मानव की आंखों में भी आंसू है, लेकिन साथ में मानव को उस स्टॉकर पर गुस्सा भी आ रहा है। वो यशिका को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। वहाँ खड़ी बुआ जी भी रो रही हैं, उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसी बीच वहाँ घबराए हुए रवि वर्मा और वानी भी पहुंच गए। यशिका रवि वर्मा को देखकर उनसे चिपककर जोर जोर से रोने लगी। यशिका रोते हुए रवि वर्मा से बोली, पापा मेरे बच्चे, कोई मेरे बच्चों को कोई ले गया। पापा ढूंढ कर ला दो प्लीज, प्लीज पापा। रवि वर्मा ने प्यार से यशिका के सिर पर हाथ फेरा और उनकी भी आंखों में आंसू है। उन्होंने रुंधी हुई आवाज में यशिका से कहा, चुप हो जा बेटा, सब सही हो जाएगा। अभी रवि वर्मा यशिका को चुप करा ही रहे हैं कि तभी वानी अपने मन ही मन में बोली, इन लोगों की नौटंकी कभी खत्म नहीं होती। पता नहीं मैं कितनी देर के लिए और फंस गई। मुझे कितनी देर और यहाँ पर रुकना पड़ेगा। एक तरफ वानी यशिका को रोते हुए देख मन ही मन कुछ सोच रही है तो दूसरी तरफ श्रद्धा घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंची और रिसेप्शन पर जाकर श्रद्धा ने पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ निखिल नाम का पेशेंट एडमिट हुआ होगा, आप मुझे उनका रूम नंबर बता सकते हैं प्लीज। रिसेप्शनिस्ट ने श्रद्धा को निखिल का रूम नंबर बताया तो श्रद्धा जल्दी जल्दी चलकर निखिल के रूम में पहुंची। निखिल के रूम से डॉक्टर बाहर निकल रहे थे। श्रद्धा उनको देखकर वहीं रुक गई और श्रद्धा ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने श्रद्धा को बताया, खतरे की कोई बात नहीं, बस इनके लंग्स में पानी भर गया है। 24 घंटे के बाद आप इनको ले जा सकती हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। श्रद्धा ने निखिल की तरफ देखा और झेपती हुई सी निखिल के बगल में जाकर बैठ गई। निखिल ने श्रद्धा की तरफ देखा। श्रद्धा ने निखिल से कहा, क्यों क्यों किया ये सब? निखिल श्रद्धा के इस सवाल पर बहुत शर्मिंदा है। निखिल मुंह छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगा। श्रद्धा ने निखिल की इस हरकत पर निखिल से कहा, निखिल मैं तुमसे नाराज थी तो तुम मुझे मनाने के लिए भी तो आ सकते थे, क्यों? क्या ठीक से सॉरी नहीं बोल सकते थे जो अपनी जान देने चले गए? यही प्यार है तुम्हारा? अगर मेरी जगह कोई और होता तभी तुम क्या इसी तरह से जान दे रहे होते या उसको मना रहे होते? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी, तुम तो बुज़दिल निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने एक बार फिर से मेरा विश्वास तोड़ा है। जब तुम अपनी लाइफ का डिसीजन सही तरह से नहीं ले सकते तो तुम क्या किसी से बदला लोगे? इसी बीच नेहा भी रूम में आ गई और नेहा ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, इतनी जल्दी हार मान ली निखिल? तुमने ये क्या किया? ऐसे भी कोई करता है? एक बार श्रद्धा को मनाने की कोशिश तो की होती। वो इतनी पत्थर दिल की नहीं, तुमने उसका दिल दुखाया था इसलिए वो तुमसे नाराज थी। नेहा की बात सुनकर निखिल की आंखों से भी आंसू झड़ने लगे। वो अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा है। उसे अपने किए का बहुत पश्चाताप हो रहा है। एक तरफ निखिल अपने किए पर शर्मिंदा है तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में वानी की मां ने वानी को कॉल मिलाई। वानी ने अपनी मां की कॉल को देखकर कॉल रिसीव की तो वानी की मां गुस्से में बोली, कहाँ हो तुम लोग? तू जरूर अपने उस आवारा बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। मैं जानती हूँ तुम दोनों बाप बेटी को। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। आओ अब तुम घर, मैं बताती हूँ।
वानी की माँ कुछ और कहती उससे पहले ही वानी ने गुस्से में तुनकते हुए कहा, यशिका के घर पर है, उसके बच्चे किडनैप हो गए हैं। जो मन में आता है बोले जाती हो, पहले सुन तो लिया करो। वानी की माँ वानी की बात सुनकर हैरान हो गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही वानी ने कहा, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है यहाँ पर रुकने का, लेकिन क्या करूँ, फंसी हुई हूँ। वानी की बात सुनते ही वानी की माँ वानी को डांटते हुए बोली, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा, क्या बोल रही हो? वानी को अपनी माँ से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी माँ के जवाब पर हैरान रह गई। वानी की माँ ने पहली बार सही बात के लिए वानी को डांटा है। वो वानी को डांटते हुए बोली, पागल है क्या? किसी ने उन छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया, फिर भी तेरे दिल में दया नहीं है? चुपचाप वहीं पर रह, मैं भी आ रही हूँ। वानी सकपका गई और उसने अपने आप से कहा, क्या हो गया अचानक माँ को आज? कुछ ज्यादा ही नहीं यशिका पर उन्हें आज तैयारी, आज तक तो कभी नहीं आई। वानी अभी मन में ये सब सोच ही रही है कि तभी मानव यशिका से बोला, यशिका मैंने तुम्हारी पूरी बात ध्यान से सुनी, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि ये काम उस स्टॉकर का है। यशिका मानव की बात सुनकर हैरान होकर मानव की तरफ देखने लगी और प्रश्न भरी नजरों से मानव की बात का मतलब पूछा। मानव ने अपनी बात का मतलब समझाते हुए कहा, यशिका मुझे लगता है कि ये इत्तेफाक है, जब बच्चे किडनैप हुए तब वो वहीं पर था। तुमने बताया ना कि किसी आदमी ने तुम्हें उस भीड़ में से सहारा दिया और कार में बैठाया। यशिका ने मानव की बात का एकदम से जवाब देते हुए कहा, हाँ मानव। यशिका का जवाब सुनते ही मानव के माथे पर बल पड़ गए और उसने कुछ सोचते हुए यशिका से कहा, कौन था वो, कुछ जानती हो क्या? मानव के सवाल पर यशिका घबराकर मानव की तरफ देखने लगी। मानव ने यशिका के मन की बात समझते हुए यशिका से कहा, मेरा मतलब है एक अनजान आदमी इतना भला क्यों बन रहा था? मानव के इतना कहते ही यशिका की बत्ती जली और उसने ध्यान करते हुए कहा, मानव, हाँ याद आया, मुझे उस आदमी की आवाज जानी पहचानी सी लगी। अभी यशिका मानव से उस आदमी के बारे में बता ही रही थी कि तभी एकदम से घबरा कर खड़ी हो गई और उसके माथे पर बल पड़ गए। यशिका ने अपने आप से कहा, इस आदमी की आवाज तो छोड़ो, इस आदमी की परफ्यूम की खुशबू भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस दिन कार में आ रही थी। यानी कि ये आदमी वही था, स्टॉकर। मतलब वो मेरे इतने करीब था और मैंने उसे पहचाना ही नहीं। मुझसे ये बेवकूफी कैसे हो गई? यशिका के हाथ पैर कांपने लगे और उसका सिर घूमने लगा। यशिका ने गिरते गिरते खुद को संभाला और मानव का हाथ पकड़कर बोली, मानव, वो आदमी स्टॉकर ही था। यशिका की बात से मानव हैरान रह गया और मानव ने यशिका से पूछा, तुम इतनी श्योरिटी के साथ ये कैसे कह सकती हो? यशिका ने मानव से कहा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे कार में एक नोट मिला था, तब जो परफ्यूम की खुशबू थी, उसके बाद जब जब ये आदमी मेरे पीछे आया यही परफ्यूम की खुशबू मैंने महसूस की। यशिका की बात सुनकर मानव हैरान रह गया। वहाँ खड़े रवि वर्मा और बाकी सब लोग भी यशिका की बात सुनकर हैरान हैं। यशिका सब कुछ एक सांस में बोले जा रही है। उसने आगे कहा, यहाँ तक कि जब हॉस्पिटल में मेरे पास से गुजरा या मुझे मंदिर में मिला तभी वही परफ्यूम की खुशबू। मानव, उस दिन जब वो मुझसे फोन पर बात कर रहा था उसकी आवाज में भूल नहीं सकती। उसकी आवाज भी बिल्कुल वैसी ही थी मानव, जब वो भरी भीड़ में चुप करा रहा था। मैं उस टाइम बच्चों के खोने की वजह से इतनी परेशान थी कि मैं उस आदमी की आवाज नहीं पहचान पाई। यानी ये आदमी मेरा हर समय पीछा करता है और इसे मेरी छोटी सी छोटी बात का भी मालूम होता है। कहीं बच्चों को गायब करने में इसी का हाथ तो नहीं मानव? और ये कहते कहते यशिका रो पड़ी। मानव और यशिका दोनों शॉक हैं। क्या बच्चों को किडनैप भीड़ वाले अजनबी आदमी ने किया है? क्या भीड़ में मिला वो आदमी ही स्टॉकर है? क्या मानव और यशिका अपने बच्चों को ढूंढ पाएंगे? यशिका ने रो रो कर जब पूरी बात बताई तो यशिका की पूरी कहानी सुनकर वहां खड़े सारे लोग हैरान हैं। मानव ने यशिका से कहा, तुम्हारी गलती नहीं है यशिका, तुम उसे कैसे पहचानती? तुम उस समय परेशान थी, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसकी हालत भी यही होती। मानव यशिका को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यशिका बार बार उस स्टॉकर के बारे में सोचकर परेशान हो रही है। यशिका मन ही मन परेशान है और उसने अपने आप से कहा, अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता कि यही स्टॉकर है तो मैं उसे वहीं भरे बाजार में 4 जूते मारती। इसी बीच मानव के दिमाग में एक बात ने स्ट्राइक किया और मानव ने यशिका से कहा, एक बात समझ नहीं आई यशिका, तुम्हें वहाँ कार से उतरने की क्यों जरूरत पड़ गई? तुमने गाड़ी क्यों रोकी? क्या तुम्हें मालूम था कि वो स्टॉकर वहीं पर है? मानव की बात पर यशिका घबरा गई। उसने दांतों से अपने होठों के किनारों को दबाया और चोर नजरों से मानव की तरफ देखा, फिर बोली, वहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी मैं। मानव, मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे बच्चों के स्कूल जाना है। मैं बच्चों के स्कूल गई थी, स्कूल से मैं बच्चों के साथ परेशान निकलकर गाड़ी में बैठी। मैं स्कूल से आ रही हूँ ये बात भी उस स्टॉकर को मालूम थी। यहाँ तक कि मेरी जो प्रिंसिपल से बात हुई वो उस स्टॉकर को मालूम थी, उसने मुझे मैसेज भी किया था। ये बोलते हुए यशिका ने अपना मोबाइल मानव की तरफ बढ़ाया। मानव यशिका की बात से शॉक रह गया। मानव ने यशिका का मोबाइल हड़बड़ाहट में उसके हाथ से लिया और जल्दी जल्दी सारे मैसेज पढ़ने लगा। वहाँ कमरे में खड़े सभी लोग, बुआ जी, रवि वर्मा काफी परेशान है और वो मानव की तरफ देख रहे हैं। लेकिन वानी बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रही है। वानी ने लंबी सांस ली और खुद से बोली, आज ना जाने में कहाँ फंस गई, पता नहीं और कितना वक्त लगेगा, कब हम यहाँ से निकलेंगे। अभी वानी खुद से बोल ही रही है कि इसी बीच मानव यशिका के मोबाइल के लगभग सभी मैसेज चेक कर रहा है। जैसे जैसे मानव मैसेज पढ़ता जा रहा है उसके माथे के बल बढ़ते जा रहे हैं और साथ में उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। गुस्से में मानव ने अपने एक हाथ की मुट्ठी कस के खींची, फिर खुद को कंट्रोल किया और मन ही मन सोचा, मुझे हर हाल में रिलैक्स रहना है, नहीं तो यशिका परेशान हो जाएगी। जैसे ही मानव ने आखिरी मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा है, बच्चों को इस तरह अकेला नहीं छोड़ते, लास्ट मैसेज पढ़ते ही मानव के मुंह से निकला, ओ माय गॉड। फिर मानव ने आगे बढ़कर रवि वर्मा को यह मैसेज दिखाया और बोला, ये देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉकर ने जरूर देखा है कि बच्चों को किसने किडनैप किया। रवि वर्मा ने प्रश्न भरी नजरों के साथ मानव की तरफ देखा। रवि वर्मा ने मानव के हाथ से मोबाइल लिया और मैसेज पढ़ा। फिर उन्होंने मानव की तरफ देखकर कहा, अब क्या? रवि वर्मा के सवाल पर मानव रवि वर्मा की तरफ मुड़ा और रवि वर्मा ने मानव की तरफ देखकर बोला, मानव, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन है ये स्टॉकर? रवि वर्मा की बात सुनकर मानव ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, एक आदमी है जो बहुत दिनों से यशिका को परेशान कर रहा है। मानव के मुंह से एक अनजान आदमी की बात सुनकर रवि वर्मा हैरान रह गए। उन्होंने हैरानी के साथ यशिका की तरफ देखा। रवि वर्मा का मुंह खुला रह गया।
उन्होंने यशिका की तरफ सवालिया नजरों से देखा। यशिका ने अपनी पलकों को झपककर रवि वर्मा से मानव की बात का समर्थन किया। आंखों ही आंखों में यशिका का जवाब मिलने के बाद भी रवि वर्मा के मुंह से निकला, यशिका, तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया। यशिका नजरें झुकाए खड़ी रही और धीरे से बोली, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी पापा। रवि वर्मा कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन मानव, तुम ये कैसे गारंटी के साथ कह सकते हो कि उस आदमी ने बच्चों को किडनैप नहीं किया है? मानव ने रवि वर्मा की बात पर सिर हिलाते हुए कहा, सही सवाल कर रहे हैं आप पापा। सच में ये इतना आसान भी नहीं, इसमें थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन मेरा मन कहता है कि हो ना हो यही आदमी है। अब आप ही देखिए ना, उसके जैसे मैसेज आते थे, जैसे उसकी बातें थी, उसके हिसाब से उसके पास बहुत मौके थे, इससे पहले भी बच्चों को किडनैप करने के। रूम में खड़े सब लोग मानव की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मानव कुछ देर के लिए रुका, कुछ सोचा और आगे बोला, लेकिन उस आदमी ने तब बच्चों को किडनैप नहीं किया। वो बस एक आशिक आवारा टाइप का बंदा है, जो शायद दीवाना है यशिका का। मानव की बात सुनकर रवि वर्मा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो हैरान परेशान कभी मानव तो कभी यशिका की तरफ देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से इन बातों के लिए रिएक्ट करें। उनको बच्चों की चिंता हो रही है। दूसरी तरफ मानव अपनी बात सबके सामने रख रहा है। मानव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए मेरा मानना है कि वो आदमी बच्चों को किडनैप नहीं करेगा। अगर उसने उस दिन बच्चों को किडनैप किया भी होता तो इतनी जल्दी यशिका के पास नहीं आता। मानव की इस बात से यशिका चौंकी और फौरन मानव के पास जाकर खड़ी हुई और मानव से बोली, पता नहीं मानव, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही शक हो रहा है। मानव ने यशिका की तरफ देखा और हामी में सिर हिलाया। फिर यशिका आगे बोली, अब हमें कुछ भी करके सबसे पहले उस किडनैपर को ढूंढना होगा। यशिका की बात सुनकर मानव ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन यशिका, अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मानव की बात पर कमरे में खड़े सभी लोगों के मुंह लटक गए और परेशान इधर उधर देखने लगे। तभी यशिका को कुछ याद आया और उसने मानव से कहा, मानव, लेकिन एक आदमी है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। मानव चौंका और पूछा, कौन? यशिका ने मानव की आंखों की तरफ देखा, जैसे वो मानव का रिएक्शन पढ़ना चाह रही हो। फिर उसने संकोच में मानव से कहा, रोहन। रोहन का नाम सुनते ही मानव चौंका और उसने यशिका से कहा, ओ, वो रोहन जिसने पहले भी तुम्हारी मदद करने का वादा किया था। कितनी मदद कर पाया वो तुम्हारी? इसमें रोहन कुछ नहीं कर सकता। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए यशिका। मानव की बात पर यशिका चुप हो गई। कहीं ना कहीं उसका मन जानता था कि मानव रोहन के लिए आसानी से हाँ नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच रवि वर्मा मानव के नजदीक गए और उसकी पीठ पर हाथ रखकर थोड़ा आगे ले जाकर बोले, मानव बेटा, ऐसे केस में पुलिस को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं। पुलिस को इन्वॉल्व करते ही बच्चे घर नहीं आते, केवल उनके कपड़े ही वापस आते हैं। रवि वर्मा की बात सुनते ही मानव सत्ते में आ गया। उसने रवि वर्मा की तरफ देखा और फिर रवि वर्मा का इशारा समझकर यशिका से बोला, यशिका, वो तो ठीक है, लेकिन रोहन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, इसलिए मुझे उस पर भरोसा नहीं। यशिका को मानव का इस तरह कहना कुछ ठीक नहीं लगा। वो उठकर रवि वर्मा और मानव के पास आई, फिर दोनों की तरफ देखते हुए बोली, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है तो क्या हुआ, काम तो ठीक करेगा। वैसे भी मानव, रोहन को किडनैपर को नहीं ढूंढना, उसको तो सिर्फ उस स्टॉकर का पता करना है। किडनैपर के लिए जो तुम्हारे जी में आए वो तुम करो। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि शायद उस स्टॉकर के जरिए किडनैपर का पता लग सके और हम उस तक पहुंच सके। मानव को यशिका की बात कुछ ठीक लगी और वो यशिका की बात मान गया। और फिर मानव ने यशिका से रोहन का नंबर लेकर रोहन को बजाज मानसन आने के लिए कहा। अभी हॉल में ये सब बातें चल ही रही थी कि दूसरी तरफ बैठी वानी ने ये सब सुनकर मन ही मन सोचा, तुम्हारी लाइफ का ड्रामा कभी खत्म नहीं होगा यशिका। हर रोज एक नया तमाशा। तंग आ गई हूं अब तो मैं। लेकिन ये स्टॉकर, भाई दाद देनी पड़ेगी इसकी हिम्मत की। बाय गॉड, इससे तो मैं भी एक बार मिलना चाहूंगी। एक तरफ वानी मन ही मन स्टॉकर से मिलने की सोच रही है तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में निखिल श्रद्धा से माफी मांग रहा है। निखिल ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में लेकर श्रद्धा की आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझे माफ कर दो श्रद्धा, मैं उस समय नशे में था। वैसे भी निखिल थोड़ा रुका, फिर आगे कुछ कहना चाह ही रहा था कि तभी निखिल की तरफ देखते हुए श्रद्धा ने कहा, वैसे भी क्या? निखिल ने श्रद्धा की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए कहा, वैसे भी मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे लगा अब तो मुझे कभी भी माफ नहीं करोगी। मैं अकेला पड़ गया था। निखिल की बात सुनकर श्रद्धा की आंखों में आंसू भर आए। उसने दूसरी तरफ मुंह किया, अपने आंसुओं को पोंछा और फिर निखिल से बोली, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि मैं तुमसे क्यों नाराज थी? निखिल, तुमने मेरा दिल दुखाया था और दिन रात बस यशिका की ही बात करते रहते थे। और फिर श्रद्धा की आवाज भर गई। फिर उसने खुद को संभाला और बोली, और फिर वो बेबी जिसको लेकर मैंने सैकड़ों सपने बुन लिए थे। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते। श्रद्धा कुछ कहती उससे पहले ही निखिल ने श्रद्धा की बात काटते हुए कहा, माना कि मैं यशिका के लिए पागल था, उसे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन इस जुनून में मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सका और गलतियों पर गलतियां करता चला गया। लेकिन अब मुझे माफ कर दो। सब भुला के क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते? आई प्रॉमिस, मैं चेंज हो जाऊंगा, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तभी नेहा उन दोनों की बातों से ध्यान हटाने के लिए कमरे में रखा टीवी ऑन कर देती है। जैसे ही नेहा ने टीवी ऑन किया तो एक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज शुरू हो गई थी और वो ब्रेकिंग न्यूज में लिखा था, मशहूर बिजनेसमैन मानव बजाज के बच्चे दिन दहाड़े किडनैप हो गए। ये न्यूज सुनकर निखिल और श्रद्धा दोनों हैरान हो गए। एक तरफ न्यूज देखकर निखिल और श्रद्धा हैरान है तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में हॉल वाले रूम में सब लोग बैठे हुए हैं। वानी फ्रस्ट्रेट होकर सोफे से उठी और अपने पापा रवि वर्मा के पास जाकर धीरे से बोली, अब चले पापा, बहुत देर हो गई है। रवि वर्मा वानी की बात का जवाब देने ही जा रहे थे कि इसी बीच वहां पर वानी की मां पहुंच गई और उन्होंने हॉल में आते ही यशिका को डांटना शुरू कर दिया। यशिका की तरफ देखकर वानी की मां बोली, मैं तो पहले से ही कहती थी कि तू एक नंबर की लापरवाह है, ध्यान नहीं रख सकती थी बच्चों का। यशिका वानी की मां का ऐसा रूप देखकर चौंक गई। फिर धीरे से यशिका ने वानी की मां से पूछा, आपको कब से मेरे बच्चों की चिंता होने लगी? इतना सुनते ही वानी की मां चिढ़ गई और उन्होंने यशिका को झिड़कते हुए कहा, पत्थर दिल नहीं हूं मैं, किडनैप हुए हैं बच्चे, उन्हें कुछ हो गया तो कभी सोचा है? वानी की मां को इस तरह बोलता हुआ देख यशिका एक बार फिर से बच्चों के लिए परेशान हो गई और रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
यशिका को इस तरह रोता हुआ देखकर मानव वानी की मां से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आप यहाँ आई मुझे अच्छा लगा, थैंक यू, लेकिन हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, तो आप प्लीज रिलैक्स होकर बैठ जाइए। मानव की बात सुनकर भी वानी की मां चुप नहीं हुई और यशिका पर तंज कसते हुए बोली, माँ बनना आसान है लेकिन पालना मुश्किल। कभी जिम्मेदारी निभाई हो तो जानोगी ना। मैं ही जानती हूँ बच्चों को पालने में रात दिन एक करने पड़ जाते हैं और फिर भी बुराई माँ को ही मिलती है। वो बात अलग है कि कुछ लोगों ने कभी माँ का दर्जा दिया ही नहीं। इतना बोलते हुए वानी की मां ने टेढ़ी नजरों से यशिका की तरफ देखा। यशिका अपनी मां का ताना मारना समझ गई थी। यशिका ने मानव की तरफ देखा। मानव धीरे से यशिका की तरफ आया और यशिका के कान में बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे रहते कुछ नहीं होगा बच्चों को। यशिका से बोलते हुए मानव ने दरवाजे की तरफ देखा और उसके बाद अपनी घड़ी में टाइम देखा। फिर परेशान होकर झल्लाकर यशिका की तरफ देखकर बोला, ये रोहन कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं? अभी मानव बोल ही रहा था कि घर की घंटी बजी। मानव घंटी की आवाज सुनकर बोला, लगता है रोहन आ गया। बुआ जी दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन मानव ने रोकते हुए बोला, आप रुकिए, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही मानव ने दरवाजा खोला तो सामने एक पोस्टमैन खड़ा था। पोस्टमैन ने मानव की तरफ एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, आपके नाम एक रजिस्टर लेटर आया है। मानव ने वो एनवेलप पकड़ा तो पोस्टमैन बोला, यहाँ इस पेपर पर साइन कर दीजिए। मानव ने पोस्टमैन के दिए हुए पेपर पर साइन किया और वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े उस लिफाफे को खोला और उसमें से वो पेपर निकाल कर पढ़ने लगा। अभी मानव वो पेपर पढ़ ही रहा है कि हॉल में बैठी हुई वानी की मां ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ये लेटर जरूर उस किडनैपर ने भेजा होगा, जरूर उसकी कुछ डिमांड रही होगी। आजकल के क्रिमिनल बहुत होशियार हो गए हैं। सब वानी की मां की बात सुनकर हैरान है। यशिका अपनी मां की बात सुनकर सत्ते में आ गई। क्या रोहन स्टॉकर का पता लगा पाएगा? क्या स्टॉकर और किडनैपर एक ही है? क्या ये चाल निखिल की है? मानव ने जैसे ही लेटर पढ़ना शुरू किया वो चौंक गया, क्योंकि उस लेटर में लिखा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, आपको कोर्ट में अपीयर होना होगा अगले हफ्ते। कोर्ट से आई लेटर को देखकर मानव परेशान हो गया और उसने मन ही मन कहा, इसे भी आज ही आना था। एक तरफ बच्चों के गुमशुदा होने की परेशानी, तो दूसरी तरफ अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग। मैं बच्चों को तलाश करूंगा या कोर्ट में जाऊंगा। और फिर लेटर को वापस एनवेलप में रखा और एनवेलप को फोल्ड कर अपनी जेब में रखकर कुछ सोचता हुआ वापस रूम की तरफ जाने लगा। मानव को देखकर यशिका ने घबराकर पूछा, कौन था मानव? क्या किडनैपर ने कुछ भेजा है? मानव ने यशिका की तरफ गंभीर होकर देखा और बोला, नहीं यशिका, एक्सीडेंट वाली केस की कोर्ट डेट आई है। मानव की बात सुनकर यशिका परेशान हो गई और बोली, एक परेशानी खत्म नहीं होती, दूसरी तैयार खड़ी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे? यशिका अभी परेशान होकर बोल ही रही थी कि तभी वहां रोहन पहुंच गया और रोहन को देखकर मानव ने मुंह बनाया और बोला, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग टाइम से क्यों नहीं पहुंचते, और जो लोग टाइम के पंचुअल नहीं होते वो किसी काम को क्या ही निपटा पाएंगे। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों को इंतजार करवाएं और मामले की गंभीरता को ना समझे। इतना बोलकर मानव फिर दूसरी तरफ देखने लगा। रोहन को मानव का ये व्यवहार बुरा लगा और उसने मानव पर टॉन्ट करते हुए कहा, अगर आपको मेरा आना पसंद नहीं है, मेरे काम करने का तरीका पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यशिका ने घबराकर रोहन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यशिका की बात पर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ रोहन ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, ऐसा है कि अगर किसी को मेरी हेल्प लेने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लोगों का एटीट्यूड पसंद नहीं है, इसलिए मुझे एटीट्यूड मत दिखाइए। यशिका ने रोहन की बात सुनते ही मानव से आंखों ही आंखों में शांत रहने के लिए कहा और रोहन को अंदर हॉल में लेकर आई। हॉल में खड़े इतने सारे लोगों को देखकर रोहन सोच में पड़ गया। रोहन अपने आप से बोला, मामला ज्यादा ही गंभीर लगता है। फिर रोहन ने हॉल में सब लोगों की तरफ देखते हुए आश्चर्य के साथ कहा, सब खैरियत तो है ना? आखिर बात क्या है? रोहन की बात सुनते ही यशिका की आंखों में आंसू आ गए। रोहन यशिका को देखकर परेशान होकर मानव से बोला, क्या बात है सर? बात कुछ ज्यादा ही गंभीर लगती है। रोहन की बात पर मानव ने हामी में से हिलाया और फिर मानव ने रोहन को सारी बात बताई। रोहन मानव की बात से बहुत हैरान है। उसने यशिका से कहा, क्या आप उस आदमी को पहचान पाएंगी जिसने आपको वापस कार में छोड़ा? यशिका ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, हाँ, अगर दोबारा देखूंगी तो पहचान जाऊंगी। मानव और यशिका अभी रोहन से बात कर ही रहे हैं कि वानी उठकर दूसरे रूम में चली गई और उसने हर्ष को कॉल लगाई। हर्ष ने वानी की आवाज सुनकर कहा, हाँ वानी, सॉरी कॉल नहीं कर सका, बताओ। इस पर वानी ने कहा, हर्ष तुम अभी भी फ्री नहीं हुए क्या? क्या तुम मुझे यहाँ लेने के लिए आ सकते हो? हर्ष बोला, हाँ बस मैं फ्री हो ही गया हूँ, बताओ कहाँ पर हो तुम? तुम्हें पिक करने घर आ जाऊँ? वानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं इस समय बजाज मैंशन में हूँ। बजाज मैंशन का नाम सुनते ही हर्ष चौंका और हर्ष ने कहा, नहीं वानी, मैं वहाँ नहीं आ सकता। हर्ष की बात सुनते ही वानी का मूड ऑफ हो गया। वानी ने पूछा, क्यों नहीं आ सकते? वानी की बात का जवाब देते हुए हर्ष ने कहा, बात समझो, मेरे बॉस का घर है, मैं वहाँ पर बिना बुलाए इस तरह से नहीं आ सकता। वानी को हर्ष की बात समझ आ गई, इसलिए उसने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, ठीक है, समझ में आता है कि तुम अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम बाहर तो आ सकते हो ना? हर्ष ने वानी की बात पर पूछा, सॉरी मैं समझा नहीं कि क्या मतलब है तुम्हारा। वानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं कह रही हूँ तुम अंदर मत आना, मुझे मिस कॉल करना, मैं खुद बाहर आ जाऊंगी। अभी वानी हर्ष से बात कर ही रही है कि इसी बीच वानी की माँ भी उस रूम में पहुंच गई। वानी अचानक से ही कॉल काटकर जैसे ही पलटी, पीछे उसकी माँ खड़ी है। वानी माँ को खड़ा देख सकपकाई, फिर गुस्से में बोली, चोरों की तरह बात सुनने का अधिकार आपको किसने दिया? वानी की माँ गुस्से में बोली, माँ हूँ तुम्हारी, मेरा हक बनता है ये जानने का कि तुम कब क्या सोच रही हो, क्या कर रही हो। वानी अपनी माँ की बात सुनकर नाराज होते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आप जरूरत से ज्यादा अपनी टांग अड़ा रही हैं? अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार मुझे है, किसी और को नहीं। और ये बोलकर वानी पैर पटकते हुए बाहर हॉल में आ गई। एक तरफ वानी अपनी माँ से नाराज होकर हॉल में आ गई तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में निखिल और श्रद्धा बच्चों की किडनैपिंग की बात हजम नहीं कर पा रहे। निखिल ने श्रद्धा से कहा, ये किडनैपिंग में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इस किडनैपिंग से किसको फायदा होगा? बच्चों की किडनैपिंग का सारा माजरा आखिर क्या है? मेरी तो समझ से बाहर है। निखिल की बात पर श्रद्धा ने हामी में से हिलाया और कहा, कहीं निखिल ऐसा ना हो कि हम दोबारा फिर फंस जाएं।
श्रद्धा को ध्यान आया कि वो रूम में अकेली नहीं है, साथ में नेहा भी है। श्रद्धा ने नेहा की तरफ मुड़कर कहा, नेहा प्लीज यहाँ पर पानी खत्म हो गया है, तुम ला दोगी जरा। नेहा ने हैरानी से देखा, फिर श्रद्धा की बात का जवाब देते हुए कहा, अभी नर्स आती ही होगी। इस पर श्रद्धा ने कहा, अरे सुनो ना, तुम पानी भी ले आना और जरा रिसेप्शन पर पता कर लेना कि डिस्चार्ज पेपर रेडी है या नहीं। श्रद्धा की बात पर नेहा रूम से बाहर निकल गई। नेहा के रूम से बाहर जाने के बाद श्रद्धा निखिल को एक टक देखती रही। निखिल ने पूछा, इस तरह से क्या देख रही हो? तो श्रद्धा ने निखिल से नरमाई के साथ कहा, एक बात पूछूं? निखिल ने संदेह भरी नजरों से देखा और कहा, हाँ पूछो। श्रद्धा ने निखिल की तरफ देखा, जैसे उसके हाव भावों से कुछ पता करना चाह रही हो, फिर बोली, कहीं बच्चों की किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ तो नहीं निखिल? श्रद्धा की बात से निखिल सकपकाया और फिर श्रद्धा से बोला, मुझ पर शक कर रही हो? कैसी बात कर रही हो? मेरा इसमें बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं। निखिल की बात सुनकर श्रद्धा सोच में पड़ गई और बोली, नहीं मैं शक नहीं कर रही, सिर्फ पूछ रही हूँ। लेकिन तभी निखिल ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसा कैसे सोच सकती हो कि मैं बच्चों की किडनैपिंग में शामिल हूँ? मैं तो खुद भी यहाँ बेड पर पड़ा हूँ। निखिल की बात पर श्रद्धा ने हामी में से हिलाया, लेकिन उसके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही है। श्रद्धा ने परेशान होते हुए निखिल से कहा, निखिल पता नहीं क्यों मुझे एक इंट्यूशन सी आ रही है कि कहीं बच्चों की किडनैपिंग का भी इल्जाम हमारे ऊपर न लग जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं? श्रद्धा की बात सुनकर निखिल ने श्रद्धा के हाथों पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे ठीक हो जाने दो, हम ये शहर ही बदल लेंगे। श्रद्धा बच्चों की किडनैपिंग के न्यूज से बहुत डर गई है, उसका मन परेशान है। एक तरफ श्रद्धा हॉस्पिटल में अनहोनी की चिंता से परेशान है, तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में पूरी बात समझ लेने के बाद रोहन ने यशिका से कहा, मेरा एक फ्रेंड है, आपको जितना याद आए उतना उसे बता दीजिए और एक स्केच बना लेते हैं, शायद हुलिया बनवाने से उस स्टॉकर के बारे में कुछ पता लगे और काम आसान हो। वैसे एक बात है। ये कहते हुए रोहन ने सबकी तरफ बारी बारी से देखा। जैसे ही रोहन ने ऐसा कहा, सब लोग चौंक कर रोहन की तरफ देखने लगे। रोहन ने फिर यशिका की तरफ ध्यान से देखा और बोला, जब से आप घर पर आए हैं उस स्टॉकर ने अब आपको कोई मैसेज नहीं किया होगा, हाँ यशिका जी? यशिका ने ध्यान से सोचकर रोहन की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ नहीं किया। यशिका की बात पर रोहन ने मानव से कहा, मुझे लैपटॉप में कुछ काम करना है, क्या एक पीसफुल सी जगह मिल सकती है? रोहन की बात पर मानव उसे एक रूम में ले गया। इसी बीच दूसरे रूम में वानी की माँ और वानी के बीच में बहस होने लगी। वानी की माँ वानी पर भड़कती हुई बाहर आकर बोली, क्या करें आजकल के बच्चों का, यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और इन्हें आशिकी लड़ानी है। वानी की माँ की बात सुनकर रवि वर्मा ने अपनी पत्नी को आंखें दिखाकर चुप रहने के लिए कहा, लेकिन वानी की माँ के तेवर देखकर वो धीरे से उसकी तरफ खिसके और बोले, क्या कर रही हो वानी की माँ, कुछ देर के लिए शांत नहीं रह सकती क्या? ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ और भी लोग हैं। इस पर वानी की माँ ने चिढ़ते हुए कहा, जरा अपनी बेटी को समझाओ, अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके यहाँ बुला रही है। यशिका को इस मौके पर इस तरह की बातें सही नहीं लगी और एकदम से यशिका खड़ी हो गई और वानी की माँ से बोली, देखिए हम लोग वैसे भी यहाँ पर बहुत परेशान हैं, आप लोग ऐसी बातें प्लीज मत करिए। अगर किसी का किसी से मिलने का मन है, उसे मिलने जाना है तो वो जा सकती है, लेकिन भगवान के लिए इस समय बखेड़ा मत करिए। वानी यशिका की बात से चेत गई और बोली, एक तो हम तुम्हारे सुख दुख में खड़े रहने के लिए आए हैं और उल्टा तुम मुझे ही तेवर दिखा रही हो। लेकिन इससे पहले यशिका कुछ कहती, रवि वर्मा चिल्लाए और वानी से बोले, चुपचाप बैठो यहाँ, मुंह से एक आवाज नहीं निकले। बहुत देर हो गई तुम लोगों की बकवास सुनते हुए, कुछ तो शर्म करो, और अगर चुप नहीं रह सकती हो तो तुम यहाँ से टैक्सी लेकर जा सकती हो। वानी को रवि वर्मा से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी। रवि वर्मा की बात सुनते ही वानी ने मुंह बनाया और मन ही मन बोली, टैक्सी लेकर जाने का मतलब है कि माँ भी साथ में जाएंगी, उनको झेलना किसी से दर्द से कम नहीं, उससे तो अच्छा है कि मैं यहीं बैठी रहूं। ये सोचकर वानी चुप बैठ गई। तभी वहां पर घर की लैंडलाइन की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही हॉल में बैठे सारे लोग सन्नाटे में चले गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यशिका के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने घबराहट में आगे बढ़ते हुए कांपते हाथों से फोन उठाया और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, हेलो। यशिका की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से आर्यन और शुभम की रोने की आवाजें आने लगी। शुभम ने रोते हुए कहा, मम्मा हमें यहाँ से निकालो। आर्यन भी रोते हुए बोला, मम्मा हमें यहाँ नहीं रहना, प्लीज प्लीज हमें यहाँ से ले जाओ। यशिका दोनों बच्चों की आवाज सुनकर सुध-बुध हो बैठी और वो भी रोने लगी। रोते हुए यशिका ने बच्चों से बार बार पूछा, आर्यन, शुभम, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं आती हूँ तुम्हें लेने अभी। यशिका बच्चों से बार बार एक ही बात बोल रही है और जवाब ना मिलने पर रोते हुए फर्श पर बैठ गई। तभी यशिका के रोने की आवाज सुनकर मानव कमरे से बाहर आया। मानव ने यशिका को रोते हुए देखकर प्रश्न भरी नजरों से रवि वर्मा की तरफ देखा। रवि वर्मा भी परेशान खड़े हैं। मानव को सिचुएशन समझने में देर नहीं लगी और उसने झट से यशिका के हाथ से रिसीवर पकड़ा। जैसे ही मानव ने रिसीवर पकड़कर कहा, हेलो हेलो, दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला। रूम में सब लोग परेशान खड़े हो गए। मानव ने तीसरी बार फिर से थोड़ा जोर से कहा, हेलो। तब बच्चों की जगह किसी आदमी की भारी सी आवाज आई। उस आदमी ने अपनी भारी भरकम आवाज में मानव से कहा, बच्चों की आवाज सुनना चाह रहे हो? मानव ने गुस्से में उस आदमी की बात का जवाब देते हुए कहा, कहाँ है मेरे बच्चे, कौन हो तुम? मानव को इस तरह से बोलता हुआ देखकर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, क्यों घबराहट हो रही है? मानव उस आदमी की हिम्मत पर चौंका और बोला, मैं पूछता हूँ कहाँ है मेरे बच्चे, कैसे है वो? उस आदमी ने कड़े स्वर में मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, रिलैक्स मिस्टर मानव, रिलैक्स, अभी तो तुम्हारे बच्चे ठीक हैं, लेकिन ज्यादा दिन ठीक नहीं रहेंगे। वो आदमी और कुछ कहता उससे पहले ही मानव ने बात बीच में काट दी और बोला, क्या चाहिए तुम्हें? देखो तुम बच्चों को कुछ मत कहना, मुझे बताओ, मैं तुम्हें जो तुम चाहते हो दूंगा। मानव की बात सुनकर किडनैपर हंसा और फिर हंसते हुए मानव से बोला, फिलहाल हमें क्या चाहिए वो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन ध्यान रहे पुलिस के पास। किडनैपर की बात पूरी करने से पहले ही मानव ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दो। देखो
मानव कुछ और बोलता उससे पहले ही किडनैपर मानव की बात काटते हुए आगे बोला, बच्चे कब कैसे तुम्हारे पास वापस आएंगे ये तुम पर डिपेंड करता है मिस्टर मानव बजाज। और इतना बोलकर किडनैपर ने कॉल कट कर दी। लेकिन किडनैपर की बात सुनकर मानव सकते में आ गया और वो बहुत कंफ्यूज भी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। किडनैपर ने मानव से ऐसा क्यों कहा कि बच्चे कब कैसे तुम्हारे पास वापस आएंगे ये तुम पर डिपेंड करता है मानव। किडनैपर आखिर क्या चाहता है? क्या रोहन स्केच से पता कर पाएगा कि वो स्टॉकर कौन है? किडनैपर की कॉल कट होते ही मानव हॉल में टहलने लगा। मानव को देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। यशिका, मानव और हॉल में बैठे हुए सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हैं। हॉल में बैठे सभी लोग मानव की तरफ देख रहे हैं, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। मानव ने परेशानी में इधर उधर घूमते हुए मन ही मन सोचा, क्या मतलब हो सकता है किडनैपर की इस बात का? ये मुझे धमकी दे रहा है या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है? अभी मानव मन ही मन खुद से सवाल जवाब कर ही रहा है कि तभी रवि वर्मा मानव के पास आए और मानव की पीठ पर हाथ रखते हुए मानव से पूछा, किडनैपर ने क्या कहा मानव? रवि वर्मा के इस सवाल से मानव चौंका और उसने रवि वर्मा की तरफ परेशानी से देखा और फिर बुझी हुई सी आवाज में कहा, सब कुछ मुझ पर डिपेंड करता है, ऐसा उसने कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वो चाहता क्या है। मानव की बात सुनकर रवि वर्मा भी परेशान होकर बोले, ऐसा क्यों बोला उसने? रवि वर्मा की बात का जवाब देते हुए मानव ने कहा, मैं इतनी देर से यही तो सोच रहा हूँ। रवि वर्मा ने गंभीरता से मानव की तरफ देखा और बोले, सच में मानव, मुझे भी उसकी बात का मतलब समझ में नहीं आया कि वो आखिर चाहता क्या है। अभी रवि वर्मा और मानव बात कर ही रहे थे कि बुआ जी बोली, मानव याद करो, कहीं तुम्हारा कोई बिजनेस राइवल तो नहीं? क्योंकि बिजनेस में अक्सर लोग दुश्मन बन जाते हैं, जो अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। इसलिए ही हो सकता है वो बच्चों के जरिए तुमसे कोई बदला ले रहा हो। बुआ जी अपनी बात खत्म कर भी नहीं पाई थी कि तभी उनकी बात काटते हुए वानी की माँ बीच में तपाक से बोली, हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं, जरूर यही हुआ होगा, कोई बिजनेस दुश्मन। अच्छे से याद करो मानव, ऐसे बहुत से केसेस देखे और सुने हैं मैंने। वानी की माँ का इस तरह से बीच में बोलना मानव को बहुत खराब लगा, लेकिन उसने वानी की माँ से कुछ नहीं कहा। तभी दूसरे रूम में वहाँ उस हॉल में रोहन आ गया। रोहन ने सबकी तरफ ध्यान से देखा और फिर यशिका से कहा, आप लोग किस सोच में पड़े हुए हैं, सब ठीक तो है ना? यशिका कुछ कहती उससे पहले ही रवि वर्मा ने रोहन से कहा, किडनैपर की कॉल थी। किडनैपर की कॉल के बारे में सुनते ही रोहन चौंका और उसने हैरानी के साथ मानव की तरफ देखा, फिर मानव की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा किडनैपर ने? मानव ने परेशान होते हुए रोहन को किडनैपर की सारी बात बताई। इस पर रोहन कुछ सोचने लगा, फिर एकदम से मानव की तरफ मुड़ा और बोला, क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? मानव ने रोहन की बात पर ना बोलते हुए सिर हिलाया। रोहन बहुत हैरान है और उसने मानव की तरफ ध्यान से देखते हुए मानव से कहा, आपने पुलिस को तो अभी तक इन्फॉर्म ही नहीं किया। अगर इन्फॉर्म किया होता तो अब तक फोन टैप हो गया होता और हमने आसानी से किडनैपर की लोकेशन ढूंढ ली होती। ये तो और गलत है, हम लोगों को जल्दी से जल्दी एक्शन मोड में आना पड़ेगा। मानव ने ध्यान से रोहन की बात सुनी और फिर रोहन को साइड में ले जाते हुए कहा, रोहन, लेकिन किडनैपर ने ऐसा करने के लिए मना किया है। तुम तो जानते ही हो, किडनैपर कुछ भी कर सकता है मेरे बच्चों के साथ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह का वो नुकसान पहुंचाए। अभी मानव रोहन से बात कर ही रहा था कि एकदम यशिका उन दोनों के पीछे आकर खड़ी हो गई और रोहन से आकर बोली, क्या तुम हमारी मदद कर पाओगे रोहन? रोहन ने प्रश्न भरी नजरों से यशिका की तरफ देखा और पूछा, बताइए, मैं तो हर तरह से तैयार हूँ, आप मुझसे किस तरह की हेल्प चाहती हैं? रोहन की बात पर यशिका ने थोड़ी राहत की सांस ली, फिर एकदम से बोली, फोन टैप करने में और मेरे बच्चों को ढूंढने में हम तुम्हारी हेल्प चाहते हैं, क्या तुम कर सकते हो? मानव ने आश्चर्य के साथ यशिका की तरफ देखा, क्योंकि मानव नहीं चाहता था कि किडनैपर को ढूंढने में रोहन की मदद ली जाए। लेकिन इस बार यशिका की बात सुनकर मानव चुप रहा, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। यशिका की बात सुनकर रोहन ने यशिका की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, अगर मानव सर को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं बिल्कुल मदद कर सकता हूँ। और इतना बोलकर रोहन ने मानव की तरफ देखा। मानव को अपनी तरफ देखता हुआ देख रोहन नजरें बचाते हुए इधर उधर देखने लगा। रोहन की बात सुनकर रवि वर्मा मानव के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। मानव ने रवि वर्मा की ओर देखा। रवि वर्मा ने आंखों ही आंखों में मानव को इशारा कर हाँ बोलने के लिए कहा। रवि वर्मा के इशारे को समझते हुए मानव रोहन के पास जाकर बोला, हाँ ठीक है। और ये कहते हुए मानव ने हामी में सिर हिलाया। मानव का जवाब सुनकर रोहन यशिका की तरफ देखते हुए बोला, मुझे बस आधा घंटा दे दीजिए, मैं सब कुछ सेट करवाता हूँ। रोहन की बात सुनकर यशिका ने एकदम से पूछा, सेट मतलब? रोहन स्माइल कर देता है और एक दो फोन करता है और रोहन अपने फोन में बिजी हो जाता है। इसी बीच मानव यशिका को साइड में ले जाता है और पूछता है कि तुम्हें पूरा विश्वास है ना रोहन पर? तो यशिका एक ठंडी आह भरते हुए कहती है, मानव, आज तक रोहन ने मुझे कभी कोई धोखा नहीं दिया है और जितना हो सके हेल्प ही की है। हाँ, उसके तरीके और बोलने वगैरह का ढंग अजीब है, लेकिन ये तो आजकल की सभी मिलेनियल्स की दिक्कत है। पुलिस के पास हम जा नहीं सकते। दूसरा ऑप्शन बचता है किसी और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को ढूंढे, लेकिन उसमें और टाइम लग जाएगा। तो तुम ही सोचो, नए आदमी के पास जाएं या जिसे जानते हैं उसी पर भरोसा करें, क्या ठीक रहेगा मानव? इतना सुन थोड़ी देर मानव घूम घूम के बात कर रहे रोहन को देखता रहा। मानव से कोई जवाब ना आने पर यशिका फिर से मानव से पूछती है, कुछ बोलो। तो मानव कहता है, ठीक है, रोहन को अपना काम करने दो। एक तरफ रोहन किडनैपर को पकड़ने की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ मिस्टर अजय डोगराल ने हर्ष को कॉल मिलाई और बोले, कहाँ पर हो हर्ष? हर्ष ने मिस्टर अजय डोगराल की बात का जवाब देते हुए कहा, अब बस किसी जरूरी काम से ऑफिस से बाहर जा ही रहा था। आप बताइए कैसे याद किया? हर्ष की बात का जवाब देते हुए मिस्टर अजय डोगराल ने कहा, मुझसे जल्दी से जल्दी आकर मिलो हर्ष, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हारा वेयर हाउस में इंतजार कर रहा हूँ। हर्ष मिस्टर अजय डोगराल की बात पर हैरान रह गया और उसने पूछा, कोई खास बात? हर्ष की बात का मिस्टर डोगराल ने जवाब देते हुए कहा, मिलने पर बात करते हैं, ये बात फोन पर नहीं हो सकती। और कॉल कट कर दी। कॉल कट होने के बाद हर्ष सोच में पड़ गया। उसने खुद से कहा, मैंने तो वानी को टाइम दे रखा था, अब अगर वहां नहीं गया तो वो नाराज हो जाएगी, लेकिन अगर मिस्टर अजय से नहीं मिला तो वो भी ठीक नहीं। ये सोचकर हर्ष ने वानी को कॉल मिलाई।
वानी हर्ष की कॉल देखकर समझी कि हर्ष घर के बाहर आ गया और उसने कॉल पिक करते ही कहा, ठीक है मैं आ रही हूँ। वानी कॉल कट करने जा ही रही थी कि हर्ष ने कहा, पहले पूरी बात तो सुन लो वानी। वानी शॉक्ड है। वानी ने अपने आप से कहा, अब क्या बात हो गई? फिर वानी बहाने से दूसरे रूम में गई और हर्ष से बोली, बताओ क्या हुआ? वानी की नाराजगी को समझते हुए हर्ष बोला, वानी आई एम सॉरी, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं नहीं आ सकता, फिर किसी और दिन मिलते हैं। इतना सुनते ही वानी नाराज हो गई और उसने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे जरूरी काम है? मेरा तुम्हारा तो प्रोग्राम पहले से ही फिक्स था, है ना? ऐसे कौन करता है? तुम अपना अभी टाइम नहीं दे पा रहे हो तो बाद में क्या मुझे टाइम दे पाओगे? हर्ष ने वानी से कहा, बात समझने की कोशिश करो वानी, मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि एक जरूरी ऑर्डर आ गया, अब मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। वानी गुस्से में बोली, गो टू हेल। और वानी ने कॉल कट कर मोबाइल पटक दिया। वानी का मूड ऑफ हो गया और वो मुंह बनाकर बैठ गई। एक तरफ हर्ष के ना आ पाने की वजह से वानी नाराज है तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नेहा पानी की बोतल के साथ निखिल के रूम में आई। नेहा ने श्रद्धा को बताया, अभी डॉक्टर निखिल के चेकअप के लिए आने वाले हैं, अगर सब ठीक रहा तभी निखिल घर जा सकता है। नेहा की बात सुनते ही निखिल थोड़ा उदास हो गया और उसने परेशान होते हुए कहा, तुम लोग परेशान मत हो, मैं अपने फ्लैट में चला जाऊंगा। निखिल की बात सुनते ही श्रद्धा भड़क उठी और गुस्से में बोली, मैं तो पागल थी ना जो दौड़ी चली आई, तुम्हें हमारी जरूरत है ही कब? 2 मिनट में तुमने हमें पराया कर दिया। श्रद्धा को गुस्सा करते हुए देख निखिल मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए बोला, बस बस शांत हो जाओ, रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा और आज के बाद हम हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। अभी निखिल श्रद्धा को शांत कर ही रहा है कि तभी वहां पर डॉक्टर निखिल के चेकअप के लिए आ गए। डॉक्टर ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज आप लोग जरा बाहर बैठकर इंतजार कीजिए। डॉक्टर के कहने पर श्रद्धा और नेहा रूम से बाहर चले गए। बाहर आते हुए नेहा ने श्रद्धा से पूछा, तुमने मुझे जानबूझकर बाहर भेजा था ना? नेहा के सवाल से श्रद्धा हैरान रह गई। उसने चौंक कर नेहा की तरफ देखा। नेहा श्रद्धा को इस तरह से देखने पर बोली, मुझे सब मालूम है क्योंकि तुम्हें निखिल से कुछ बात करनी थी। क्या वाकई निखिल का बच्चों की किडनैपिंग में हाथ है? श्रद्धा शॉक रह गई। श्रद्धा को समझ नहीं आ रहा कि वो नेहा की बात का क्या जवाब दे, लेकिन फिर उसने बात बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, वो दरअसल निखिल अपनी गलतियों को कन्फेस करना चाह रहा था और इस वजह से मैंने तुम्हें बाहर भेजा कि कहीं वो हेजिटेंट ना हो। श्रद्धा की बात सुनकर नेहा ने कहा, बातें मत बनाओ, मैं सब जानती हूँ, जब तुम अकेली थी तब मैंने ही तुम्हें आकर सहारा दिया था, तुम्हें याद है? और अगर आज भी मुझे झूठ ही बताना है, अंधेरे में रखना है तो ये तुम्हारी लाइफ है, मैं चली जाती हूँ। और ये कहकर नेहा वहां से उठ गई। श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़ा और नेहा को रोका और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, मुझे समझने की कोशिश करो। हालांकि तुम्हारा सोचना भी गलत नहीं है क्योंकि निखिल सारे उल्टे सीधे काम जानता है और मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन मैं श्योर भी नहीं कि निखिल का इसके पीछे हाथ है या नहीं। एक तरफ श्रद्धा और नेहा हॉस्पिटल में निखिल के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बजाज मैंशन में रोहन के कुछ दोस्त आए और सब इधर उधर कमरों में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उन लोगों ने फोन टैप करने की डिवाइस कंप्यूटर कनेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मानव यशिका का मोबाइल भी लिया और उसकी टैपिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। उन सब लोगों को ऐसा करता हुआ देख यशिका की घबराहट बढ़ गई। उसने मानव के पास जाकर कहा, मानव जरा 1 मिनट के लिए सुनना। और ये बोलते हुए मानव को साइड में ले गई और मानव से बोली, मानव क्या हम सही कर रहे हैं? तुम्हें डर नहीं लग रहा? यशिका को घबराते हुए देख मानव ने कहा, सच बोलूं तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन जैसा तुम कह रही थी हमारे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है। इस पर यशिका ने कहा, वो स्टॉकर मेरी पल पल की खबर रखता है, तो क्या उसे ये सब नहीं पता चलेगा? इस बात की क्या गारंटी है कि किडनैपर ने हमारे घर पर नजर ना रखी हो? यशिका की बात सुनकर गंभीर आवाज में मानव ने कहा, तुम्हारी बात सही है, घबरा मैं भी रहा हूँ और अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ये चांस लेते हैं यशिका, फिर देखो क्या होता है। एक तरफ मानव और यशिका स्टॉकर को लेकर बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वेयरहाउस में मिस्टर अजय डोगराल हर्ष से मिल रहे हैं। हर्ष ने मिस्टर अजय डोगराल से पूछा, बताइए आपको मुझसे क्या काम था, आपने मुझे बुलाया है? हर्ष की बात का जवाब देते हुए मिस्टर अजय बोले, यही अच्छा मौका है हर्ष, मुझे नहीं लगता कि मानव अभी कुछ दिनों तक ऑफिस आएगा, तुमने उसके साइन लिए है ना? हर्ष ने प्रश्न भरी नजरों से मिस्टर अजय की तरफ देखा और बोला, मौका? कैसा मौका? समझा नहीं। इस बात पर मिस्टर अजय डोगराल ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हर्ष से कहा, क्यों तुमको नहीं मालूम? तुमने वो न्यूज नहीं देखी जिसमें बताया जा रहा है कि मानव के दोनों बच्चे किडनैप हो गए हैं? हर्ष ने संदेह भरी नजरों से मिस्टर अजय डोगराल की तरफ देखा, फीकी सी मुस्कान दी और कहा, सुना मैंने भी था। क्यों, इस बात से हमारे मौके का क्या रिलेशन? हर्ष की बात का जवाब देते हुए मिस्टर अजय डोगराल बोले, तभी तो यही मौका है, तो बस मौके का फायदा उठाओ, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। हर्ष ने अनजान बनते हुए कहा, लेकिन क्या करना होगा? और हाँ, मैंने मानव के साइन ले लिए थे और आपको सारे पेपर भिजवाए भी तो थे। बात का जवाब देते हुए मिस्टर डोगराल ने कहा, एक्सपोर्ट को डबल कर दो और किसी को इस बारे में ऑफिस में पता नहीं चलना चाहिए। एक बार ये सारा माल एक्सपोर्ट हो जाए तो हम यहाँ से निकल जाएंगे और पूरा इल्जाम मानव के सर पर आ जाएगा। हर्ष ने मिस्टर डोगराल की बात का जवाब देते हुए कहा, प्लीज आप मुझे एक बात बताएंगे? मिस्टर डोगराल बोले, हाँ पूछो। तब हर्ष ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मिस्टर अजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों की किडनैपिंग के पीछे आपका हाथ हो? मिस्टर अजय डोगराल ने हर्ष को ध्यान से देखा और मुंह बिगाड़ते हुए बोले, गली का गुंडा समझ रखा है क्या तुमने मुझे? मैं ये छोटे मोटे काम करूंगा? मिस्टर अजय डोगराल की बात सुनकर हर्ष ने मन ही मन सोचा, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना ये इतना बुरा नहीं मानते। मुझे क्या, मेरा क्या मतलब? मैं भी सारा काम सारा एक्सपोर्ट करवाकर विदेश निकल जाऊंगा, उसके बाद मानव जाने या उसकी कंपनी। क्या हर्ष और मिस्टर अजय डोगराल अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगे? क्या बच्चों की किडनैपिंग में निखिल का हाथ है? क्या स्टॉकर ने ही बच्चों को किडनैप किया है? जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत हो ना जाए।